to maintain books of account relating to each and every place of business in that place itself as the first proviso to section 35. But however, in case of difficulties are faced in maintaining the books of account, it is clarified that they may maintain books of account relating to additional place of business to their principal place of business instead of क्या अगर उनको डिफिकल्टी आती है तो हम ये उनको लिबर्टी देते हैं, वैसे तो उन्होंने प्लेस ऑफ बिजनेस वैसे मेंटेन करना चाहिए, पर अगर डिफिकल्टी आती है तो वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कभी मेंटेन कर सकते हैं सभी रिपोर्ट्स ऑप्शनियर भी और प्रिंसिपल भी. Such principal or auctioneer shall intimate the judicial proper officer in writing about the maintenance of books of account relating to additional place of business at the principal place of business. Further, principal and auctioneer shall be eligible to avail input tax credit subject to fulfillment of other provision of this act and rules may therein. Okay. It is further clarified that this circular is applicable to the tea, coffee, rubber, etc. where auctioneer claim ITC in respect of supply made by him by the principal before the auction of the tea. मतलब टी कॉफी बोर्ड जो होता है इनके जो ऑक्शनियर होते हैं और ये आगे खुद का इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ऑक्शनियर जब आगे खुद का इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसे केस में प्रिंसिपल जब इनको स्टॉक देता है बेचने के लिए तो वो भी सप्लाई माना क्यों, क्योंकि आगे ऑक्शनियर एजेंट की डेफिनेशन में आता है और आगे ऑक्शनियर खुद का इन्वॉल्व दे रहा है. ओके, तो इसको पैराग्राफ ट्रिक हो जाता है और पैराग्राफ ट्रिक होने के पैराग्राफ जो आप शेड्यूल वन जो क्या है एजेंट वगैरह तो इसको ट्रिक हो जाएगा. और ऐसे केस में ये जो प्रिंसिपल जो है यहाँ पे जो स्टॉक ट्रांसफर करेगा ऑक्शनियर को फॉर सेल उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा और इसके ऊपर जो जीएसटी लगाएगा तो आगे इसका आईटीसी किसको मिल जाएगा बेटा, ऑक्शनियर. तो ऑक्शनियर को जब आईटीसी मिलेगा तो उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना उसके चल. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक क्या बेटा, रिकॉर्ड्स. ठीक है, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, व्हाट इज ई-वे बिल. ओके, ई-वे बिल यानी क्या, इलेक्ट्रॉनिक वे, जैसे ये जो वर्ड है वे बिल. ओके, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ओके, इसका ट्रांसपोर्टेशन का एक वे बिल बनेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, ई-वे बिल. ओके, दिस ई-वे बिल. पहली बात तो आपको देखो ई-वे बिल, इनवॉइस और रूल 55 चालान, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स या तीनों कंसेप्ट टोटली अलग है. एक बार फिर से हो जाए, ये बताओ बेटा इनवॉइस को जब रिमूवल फॉर सप्लाई या डिलीवरी फॉर सप्लाई, ठीक है. सेकेंड बेसिक डिफरेंस हो जाता है. आपको ई-वे बिल तभी बनाना पड़ेगा जब कुछ ना मूवमेंट हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स डॉक्यूमेंट है, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जा रहा है. अगर कुछ में मूवमेंट नहीं है, जैसा हमारा एग्जाम्पल बेंचेस वाला, मैंने दूसरा अकेडमी को एज सच दे दिया, तो ई-वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं. और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, रूल 55 चालान भी तभी बनती है जब कुछ में मूवमेंट है, जब कुछ में मूवमेंट. रूल 55 चालान तो चाहिए ही चाहिए, ये बिल सबको कॉमन करता है. थोड़ा ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताओ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि भाई ई-वे बिल है क्या. बेसिकली इट इज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म वेयर बाय अ डिजिटल इंटरफेरेंस पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, अंडरलाइन करो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स अपलोड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जनरेट ई-वे बिल ऑन जीएसटी पोर्टल. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हुआ पुराने एक्साइज और वैट लॉ में क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे मैं वैट का एग्जांपल, सीएसटी का एग्जांपल लेता हूँ, एक कंट्रोल मैकेनिज्म और उसमें भी बहुत प्रूफ होते हैं. जैसे तो छोटा सा एग्जांपल, जो गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता था तो सी फॉर्म में जाता था, और अगर आपका सी फॉर्म में जा रहा है तो आपको टैक्सेशन ऑफ 2% मिलता है, और अगर आपका सी फॉर्म में नहीं जा रहा है गुड्स तो आपका सीएसटी रेट इक्वल्स टू दैट. अब लोग इसमें डबल सी फॉर्म भी बना देते और फ्रॉड भी करते. कैसे फ्रॉड करते थे बताते हैं, जब गुड्स दे रहे हो महाराष्ट्र में, मतलब डिलीवरी महाराष्ट्र में, लेकिन बाहर से दूसरे स्टेट से सी फॉर्म ले लिया, उनकी कोई दूसरी ब्रांच एमपी में होगी, एमपी से सी फॉर्म ले लिया और सी फॉर्म लेके बताया जा रहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दिया था एमपी में और 2% का टैक्स में एडजस्ट कर लिया, जबकि गुड्स की डिलीवरी कहाँ दी थी, महाराष्ट्र में. ऐसे इन्होंने किया है कि लोकल डिलीवरी देके सी फॉर्म बना के ये करके. अब देखो, अब गुड्स एक्चुअली ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं वो स्टेट में, जब ये कहाँ से पता चलता था कि वो स्टेट में गया कि नहीं गया, बॉर्डर पे, स्टेट बॉर्डर पे जो चेक पॉइंट्स होते थे, तो स्टेट बॉर्डर पे जो चेक पॉइंट्स होते थे तो वो डेटा कलेक्ट करते थे. लेकिन क्या होता था, स्टेट एक में अपना डेटा शेयर नहीं करते थे. जैसे अगर वो डेटा एमपी बॉर्डर पे ले आएगा, अरे है ना कि भाई हाँ ये गुड्स आ गया, इतने क्वांटिटी का आया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ वो शेयर नहीं होता था कि भाई कितना, क्योंकि स्टेट बहुत अलग अलग थे. अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो रिक्वायरमेंट भेजेगी कि भाई वो गुड्स तुम्हारे सच में ट्रक तुम्हारे बॉर्डर में आया था क्या, बाकी सच में यहाँ पे ओके, तो ये बॉर्डर में ये डेटा महाराष्ट्र एमपी गवर्नमेंट से नहीं मिलता था. इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत लॉस हो जाता था, क्योंकि सीएसटी जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, सेलर स्टेट का रेवेन्यू था, सेलर स्टेट का रेवेन्यू था. 2% में आपने सी फॉर्म में कर लिया, गुड्स वहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ है नहीं और कोई ट्रैक नहीं हो पा रहा है. फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मांगी है और फिर आ रही है, इसमें अपने गवर्नमेंट का डाउन मांगेंगे आईडी, तब तक तो ये अपना काम करके निकल चुका है. तो ऐसे केस में ई-वे बिल अब ये बहुत
डिटेल्स मांगने के बाद ओके एक दिन रोक के रखना, यानी अगर ट्रक यहाँ से दिल्ली 2 दिन में जा सकता है तो वो ट्रक को 20 दिन लग जाते थे। क्यों 20 दिन लग जाते थे? क्योंकि हर चेक पॉइंट पे रुको, डिटेल्स बताओ, सब बताओ, ओके तो हर चेक पॉइंट पे उसका जो है यहाँ स्टेटमेंट दो, इससे बहुत परेशानी होती। ठीक है, ट्रांजिट रूट पे आपको ऑक्ट्रा नहीं लगता था, ट्रांजिट रूट पे स्टेट वाइज आपको कोई टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जा रहा है और वो 3-4 स्टेट को क्रॉस कर रहा है और 50 सिटीज को क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे केस में सिटी भी रोक रही है चेक करने के लिए, तो उनको बहुत परेशानी होती। ओके फिर ये मुझे पता है ट्रांसपोर्टर ये जो भी रोकेगा उनको 100 रुपीज 200 रुपीज देने के लिए अपने पास पूरा चेंज रखते हैं, क्योंकि हमारा मेरा सिटी में कोई ना कोई रोकेगा, कभी तो आरटीओ ही रोक लिया इधर जब बाजू में रोक, तो इनको बहुत परेशानी है। तो अब आगे बताओ क्या एक प्रोविजन है, अगर कोई स्टेट में एक बार चेकिंग आपकी होगी तो वो ऑफिसर को और अपडेट करना पड़ेगा कि भाई ये ईवेबल चेक हो गया, ये ड्रग चेक हो गया, तो वो स्टेट में जब तक डाउट नहीं आता है दूसरा ऑफिसर नहीं रोकता। ये बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोसीजर बेनिफिट दिया गया ईवेबल। ओके और ये ईवेबल पूरे इंडिया में कोई भी एक्सेस कर लेगा, एक बार फाइल कर दिया तो पूरे इंडिया में, यानी अब स्टेट को डाटा शेयर करने की कोई जरूरत, एक बार कॉमन पोर्टल पे ईवेबल चले गया तो कोई भी स्टेट में अगर इनका ईवेबल आपके यहाँ पे एक्सेस करना है ये ट्रक का तो कोई भी इजीली ट्रैक कर पाएगा। ओके तीसरा लोग डमी इनवॉइस दे रहे हैं पर सप्लाई नहीं कर रहे, होता है ऐसा, डमी इनवॉइस क्रेडिट भेजा जाता है, ओके डमी इनवॉइस दे रहे हैं पर सप्लाई गुड्स का सप्लाई नहीं कर रहे। अब ये टैक्स इवेजन, टैक्स कंट्रोल जो है ईवेबल से कंट्रोल, मतलब अगर आपने गुड्स का सप्लाई कर दिया और उसका ईवेबल नहीं बना, ट्रांसपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लियर नहीं हुए, तो वो सिचुएशन में ओके एक्शन लिया जा सकता है। तो बहुत सी बातों के लिए ईवेबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला ओके ईवेबल इज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट देयर इज अ हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू आउट द कंट्री। ओके मतलब क्या कि अब जो है बेटा यहाँ पे ईवेबल ओके तो यहाँ ये जो ईवेबल बनने वाला है हैसल फ्री, मतलब आपको हर चेक पॉइंट्स पे रुका नहीं जाएगा। दूसरा एक्ट एन इफेक्टिव टूल्स टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर किसी ऑफिसर को ऐसा लगा कि आपने कुछ गड़बड़ किया, आपने क्वांटिटी ज्यादा अपलोड कर दी ट्रक में, ट्रेन में, जो भी है, और आप इनवॉइस में कम बता रहे हो, आप इनवॉइस में कम बता रहे हो और ट्रैक करना है आपके गुड्स को, क्वांटिटी चेक करना है, तो फ्यूचर में अभी इतना डेवलप नहीं हुआ ये सिस्टम, लेकिन फ्यूचर में वो इजीली ट्रैक कर सकता है और वो एरिया में और जहां पे भी आपका गुड्स वो एरिया में इमीडिएट इंफॉर्मेशन दे सकता है कि जाके क्वांटिटी चेक करो, है ना, तो वो इमीडिएट इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। ओके होता है बेटा, एक साइज में मैंने देखे बहुत फ्रॉड हुए, क्वांटिटी ज्यादा लोड कर देना, और एक मानिकचंद का दिए तो मानिकचंद पान मसाला पे एक साइज जुड़ी थी और वो छोटे छोटे पाउचेस थे, तो अब ट्रक में 40 लाख 50 लाख पाउचेस लोड कर देना और इनवॉइस में 30 लाख बता पाउचेस, क्योंकि उनको मालूम है किसी ऑफिसर ने ट्रक पकड़ भी लिया तो वो एक पाउचेस गिनते थोड़ी बैठेगा, 1 2 3 4, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, नहीं समझा तो क्वांटिटी कितने थोड़ी बैठेगा और ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। तो अब ऐसे सिचुएशन में है ना बहुत फ्रॉड हुआ है। तो अब जीएसटी में पहले तो ट्रैक ही नहीं होता था गुड्स कहां पे, ट्रैक ही नहीं होता था क्योंकि गुड्स ट्रक में घूम रहा है, इनको भी नहीं पता ट्रक कहां, लेकिन ईवेबल में बेटा बहुत अच्छे से हो जाए, ईवेबल में इजीली आप ट्रैक कर पाओगे आपका गुड्स क्या है और वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को इमीडिएटली आप इन्फॉर्म कर पाओगे कि जाके चेक करो गुड्स को। तीसरा कंट्रोल और इवेजन इन द कंट्री, टैक्स इवेजन तो होगा कि भाई बहुत सी बार बिल बना के दे देते हैं पर गुड्स का सप्लाई नहीं करते हैं, ओके बता देते हैं गुड्स मूव हो गया लेकिन सप्लाई नहीं करते, वो सिचुएशन में यहाँ पे वो टैक्स इवेजन पे कंट्रोल होगा। फिजिकल इंटरफेरेंस टू पे फॉर डिजिटल इंटरफेरेंस रिजल्टिंग इन एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बॉडी। ओके अब क्या फिजिकल इंटरफेरेंस में तो क्या बेटा, फिजिकल इंटरफेरेंस पहले ऐसा होता था, ध्यान से सुनो, जैसे कि हर चेक पॉइंट पे आपको ऑफिसर रोका जा रहा है, अब ये प्रोविजन आ गया कि हर चेक पॉइंट्स पे ओके अब ऑफिसर आपको नहीं रोकेगा, वैसे भी ऑफिसर खत्म कर दिया, चेक पॉइंट्स खत्म कर दिए, बॉर्डर के चेक पॉइंट्स खत्म कर दिए, ओके बस अब क्या होगा कि एक स्टेट में, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक स्टेट में एक बार चेकिंग हो गई तो वो स्टेट में दोबारा नहीं होगी। तो अब अगर कोई ऑफिसर को ओके आपको पता है ये प्रोविजन कि आपके अगेंस्ट में अगर सिग्नल तोड़ने का एक बार चालान लग गया दिन तो फिर दिन में कितने भी बार सिग्नल तोड़ो दूसरा चालान नहीं लगेगा आपको, ये प्रोविजन पता है क्या आपको? ओके तो फिर वो चालान संभाल के रखना, फिर दूसरे पेनल्टी आपके ऊपर नहीं आती। ओके तो सुबह एक आधी बार चालान लग गया तो फिर फ्री। ओके तो वैसे घर से ब्याह में लाया गया कि भाई आपने अगर एक बार ये बिल बना लिया और एक बार चेकिंग हो गई आपकी तो फिर जब तक स्ट्रॉन्ग डाउट ना होगा आपको वो स्टेट में रोका, ट्रांसपोर्टर पे नहीं रोका जाएगा, तो डिजिटल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। द ईवेबल सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड क्या इंट्रास्टेट। अब मैं इस बात पे आपका ध्यान लाना चाहूँगा, ईवेबल सिस्टम जो है ईवेबल दोनों के लिए लाएगा, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट और इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्ट। ओके ये प्योरली ट्रांसपोर्टेशन पर कंट्रोल रखने के लिए लाएगा, एक बात बहुत क्लियरली समझ, टू कंट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर डिलीवरी ऑफ गुड्स वेयरएवर ओके डेस्टिनी ऑफ दैट गुड्स, जहां भी डेस्टिनी होगी। अब सुनो तो ईवेबल के सेक्शन और रूल्स स्टेट के अलग है और सेंट्रल के अलग है। स्टेट के इंट्रा स्टेट के लिए हर स्टेट ने इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ने अलग से रूल बनाए ओके फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ईवेबल, और इंटर स्टेट के लिए जो हम पढ़ रहे हैं ओके जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 138 में सॉरी सेक्शन 68 में ओके रीड विद रूल। ओके तो ऐसे केस में हमारे सिलेबस में जो है वो इंटर स्टेट वाला है, कम हमारे सिलेबस में इंटर स्टेट वाला है ओके, पर हर स्टेट के इंट्रा स्टेट के रूल्स अलग है। अब एक सिंपल मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैं आगे का सेक्शन आपको बताऊं कि अगर आपकी गुड्स की वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा होगी, आई रिपीट द वर्ड क्या 50,000 उससे ज्यादा होगी और वो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू क्या अनदर स्टेट, इंटर स्टेट में हो रहा है, तो उसके रूल्स और उसके प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं फॉर सीए इंटर एज वेल एज फाइनल। और क्या प्रोविजन पढ़ने वाले हैं, जरूरी नहीं कि 50,000 की लिमिट इंट्रा स्टेट के लिए हो, जैसे महाराष्ट्र में 1 लाख की लिमिट है, मतलब महाराष्ट्र में अगर ओके विद इन महाराष्ट्र कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहां पे भी ईवेबल बनेगा, और वो महाराष्ट्र में लिमिट कितना बेटा 1 लाख, ओके कुछ स्टेट में 50,000, कुछ स्टेट में दिल्ली में 1 लाख है। इन सिंपल वर्ड आपको स्टेट वाइज लिमिट याद रखना नहीं है ओके, वो स्टेट के रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं ओके। आपको जो याद रखना मैं मानता हूं कि जो ईवेबल के रूल्स है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के 90% सेम है, लेकिन 10% का डिफरेंस आ सकता है
यहाँ पे वेदर ई वे बिल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पहले ले लेता हूँ और बाद में क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखो, व्हेन एंड हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल, ई वे बिल किसको जनरेट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मैंने ये जो क्योंकि सेम कंसेप्ट इंटर में भी है, फाइनल में भी है, ओके, और एक्जैक्टली कंटेंट भी सेम है ई वे बिल का, तो ये लेक्चर ओके मैं इंटर स्टूडेंट को भी देने वाला हूँ और सेम प्रोविजन क्या है फाइनल, एक्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है, ओके, तो दोनों के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, एज पर रूल 138 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट, पहली बात तो ई वे बिल बनाएगा रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरी बात पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा हु कॉजेज द मूवमेंट, ये कॉजेज द मूवमेंट कैसे लेगा, ओके, अगर सप्लाई गुड्स मूव करके दे रहा है तो हु कॉजेज द मूवमेंट, सप्लाई, अगर रिसिपिएंट सप्लाई के गेट से गुड्स उठा रहा है, मतलब सप्लाई की शॉप से रिसिपिएंट गुड्स उठा रहा है, तो हु कॉजेज द मूवमेंट, रेसिपिएंट, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, एंड रजिस्टर्ड पर्सन हु क्या कॉजेज द मूवमेंट, ओके, उनको ई वे बिल बनाना है, वेयर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग क्या बेटा 50%, मतलब क्या है वर्ड यूज कर रहा हूँ, पहली बात तो वैल्यू, आपका सवाल इसका भी आना चाहिए, वैल्यू क्या होगा, ओके, वैल्यू बेटा मैं आगे बताऊंगा सेक्शन 15 के हिसाब से होगा, मतलब 51 ट्रांजैक्शन वैल्यू, 52 कुछ एडिशन होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, मतलब टैक्सेस और कुछ और है, टैक्सेस वगैरह भी ऐड होगा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, थर्ड पार्टी पेमेंट, इंटरेस्ट वगैरह, कंसाइनमेंट वैल्यू और एक्सीडिंग 50,000, ये एक्सीडिंग पे आपका ध्यान लाना चाहिए, एक्सीडिंग का मतलब ओके डॉट 50,000 होगा, तो आपको ई वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं, 50,000 से ज़्यादा कंसाइनमेंट वैल्यू होगी तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, ओके, नाउ इन रिलेशन टू सप्लाई फॉर रीजन अदर देन सप्लाई एंड ड्यू टू इनवर्स सप्लाई फॉर क्या, तो नाउ अगर आपका सप्लाई होगा तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा, सप्लाई में क्या, सप्लाई में 71A एंड 71C विद कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन, मतलब आप कुछ मूव कर रहे हो 71A कैटर मूव कर रहे हो या 71C कैटर मूव कर रहे हो तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप गुड्स मूव कर रहे हो सप्लाई नहीं है, आपको याद होगा रूल 55 चालान बहुत जगह बनाई क्या, मुझे याद है क्या, रूल 55 चालान मतलब गुड्स मूव हो रहा है, अब महाराष्ट्र में मेरी ब्रांच में मूव हो रहा है और हम कॉमन एक ही रजिस्ट्रेशन है तो वो सप्लाई नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरी ब्रांच में जा रहा है, जो सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है, जॉब के केस में रूल 55 चालान बनती है, तो अगर सप्लाई नहीं भी होगा तो भी ई वे बिल बनाना और इज अनदर देन सप्लाई, एंड थर्ड ड्यू टू इनवर्स सप्लाई फ्रॉम एन क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब ये बात ध्यान रखना, अगर आपने कोई गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा होगा जो थ्रेशोल्ड के नीचे है और उससे खरीदा होगा और आप रजिस्टर्ड हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो ख्याल रहे मूवमेंट वो करके दे या आप करो, मूवमेंट कोई भी करे, आपने अगर किससे खरीदा अनरजिस्टर्ड से तो इसका ई वे बिल रिसिपिएंट को बनाना, ओके, तो बता कौन से केसेस में आप ई वे बिल बनाओगे, पहली बात तो वैल्यू, यस कम ऑन, वैल्यू कितना, हां मोर देन 50,000, दूसरा वैल्यू ऑफ कंसर्न, अच्छा ये ई वे बिल 50,000 का जो लिमिट है वो इंट्रास्टेट के एप्लीकेबल है या इंटरस्टेट की बात कर रहे हैं, अब मैं जो रूल पढ़ा वो इंट्रास्टेट के पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं रूल जो पढ़ा रहा हूं वो इंटरस्टेट के लिए पढ़ा रहा हूं, तो ये जो लिमिट एप्लीकेबल लिखो, दिस लिमिट इज एप्लीकेबल, लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट सप्लाई, मैं इंट्रास्टेट की बात ही नहीं कर रहा, इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा हूं, इंटरस्टेट मूवमेंट पे लिमिट एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी, अब इसमें एक सवाल ये भी है बेटा, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जम्प्टेड गुड्स मैं लिस्ट बताऊंगा, और ई वे बिल आपके ये भी सवाल होगा कि सर ई वे बिल एग्जम्प्टेड गुड्स के भी बनाने पड़ेंगे क्या, ओके, तो एग्जम्प्टेड गुड्स के एक्सक्लूड किया, अब पहले इसमें तो उन्होंने कहा इन रिलेशन टू सप्लाई, यहाँ याद सुने, यहाँ से ये मीनिंग आता है कि सप्लाई ऐसा नहीं कहा इन रिलेशन टू टैक्सेबल सप्लाई, इन रिलेशन टू सप्लाई बोला मतलब वो टैक्सेबल हो या ना हो, ई वे बिल बनाना पड़ेगा, लेकिन आगे ओके मैं बताऊंगा कुछ एग्जम्प्टेड गुड्स को उन्होंने एक्सक्लूड किया, मतलब मोस्ट एग्जम्प्टेड गुड्स को एक्सक्लूड किया कि वहाँ ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं, ओनली एग्जम्प्टेड गुड्स है, सभी लोग मैं ओके पेन ड्राइव, ओके पेन ड्राइव यहाँ पे या फिर मेरी बुक्स है, अब मेरी बुक जो है ओके मैं कुरियर के थ्रू भेज रहा हूँ, अब कुरियर के थ्रू भेज रहा हूँ तो पूरा मूवमेंट हैंडल कुरियर एजेंसी कर रही है या इसी कर, या फिर मैं अमेजॉन के थ्रू भेज रहा हूँ, अमेजॉन क्या करेगा सप्लाई की गेट से कलेक्ट करेगा, ओके फिर लाएगा, फिर खुद ट्रांसपोर्ट अरेंज करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट अरेंज करके खुद कुरियर एजेंसी अरेंज करेगा, कुरियर एजेंसी अरेंज करके रिसिपिएंट को भेजेगा, ओके फिर रिसिपिएंट को भेजेगा, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी के थ्रू जा रहा होगा तो रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू जनरेट ई वे बिल कैन ऑथराइज द ट्रांसपोर्टर और ई कॉमर्स ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी, ओके वी स्मार्ट ने कुरियर एजेंसी को ऑथराइज किया, किसको लाना है उठेगा, मैं 2 मिनट रुकता हूँ, ओके, तो कुरियर एजेंसी ट्रांसपोर्टर या ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओके ई कॉमर्स ऑपरेटर ट्रांसपोर्टर या कुरियर एजेंसी होगा तो वो सिचुएशन में ऑथराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ई वे बिल जनरेट करने की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर है बेटा, हाँ प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर है, रजिस्टर्ड पर्सन को कॉजिंग द मूवमेंट, लेकिन अगर मैं किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूँ ईसीओ के थ्रू या कुरियर एजेंसी के थ्रू तो वहाँ ई वे बिल बनाना मुझे मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि आगे मैं बताता हूँ जब आप ई वे बिल बनाते हो तो आपको मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर या उसकी भी डिटेल्स आपको देना पड़ता है, अब मैं कहाँ से दूँ, क्योंकि वो आगे का ट्रांसपोर्ट तो कौन ईसीओ कर रहा है ना, आगे का ट्रांसपोर्ट ईसीओ कर रहा है, कुरियर एजेंसी मुझे थोड़ी मालूम कि कौन से व्हीकल से कर रहा है, तो मोस्टली मुझे किसको ऑथराइज करना पड़ेगा, हाँ ओके ईसीओ को या कुरियर एजेंसी को करना पड़ेगा। उसके बाद में जॉब एज पर प्रोविजन टू रूल 138 पर वेयर गुड्स आर बीइंग सेंट बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर लोकेटेड इन अनदर स्टेट, हाँ थोड़ा ये पार्ट एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके ये ऊपर जो हमने पढ़ा पार्ट ए ओके ऑफ ई वे बिल, ये मैं आपको पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ ई वे बिल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जॉब वर्क के केस में सुनो, एज पर प्रोविजन टू रूल 138 पर वेयर गुड्स आर बीइंग सेंट बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर लोकेटेड इन अनदर स्टेट, मतलब लोकेटेड इन अनदर स्टेट, प्रिंसिपल और जॉब वर्कर शैल जनरेट द ई वे बिल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या कंसाइनमेंट वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर आप जॉब वर्क को भेज रहे हो किसको बेटा जॉब वर्क, तो आपको ई वे बिल मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ
The goods are transported to job worker. The goods are transported to job worker. Job worker. In another state. In another state. Then e-way bill is mandatory. Then e-way bill is mandatory. Irrespective of the value of concern. Irrespective of the value of concern. Next, voluntary generation of e-way bill. अब समझ लो बेटा कि मेरी कंसाइनमेंट वाली 50,000 के नीचे, लेकिन मुझे e-way bill बनाना है, क्या बना सकता हूँ? Yes, e-way bill मैं बना सकता हूँ, voluntary generate कर सकता हूँ, और even though value less than 50,000. Handicraft goods, again another case of mandatory e-way bill, irrespective of value. फिर इसकी लिंक लगाता हूँ. Section 24 में, अगर आप एक बार ध्यान सुनो, Section 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसमें आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मुझे याद आएगा. और उसके दो एक्सेप्शन. पहला एक्सेप्शन कि अगर सर्विस करते हो तो आपको थ्रेशोल्ड मिल जाएगा. और गुड्स के केस में हैंडीक्राफ्ट गुड्स, वहां डेफिनेशन क्या है हैंडीक्राफ्ट गुड्स. अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करते हो और आप बिलो थ्रेशोल्ड हो, मतलब आपका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स क्या 20 लाख से 40 लाख जो भी होगा, तो आप इवन दो इंटरस्टेट करते हो तभी आपको ध्यान से सुनना, तभी भी आपको थ्रेशोल्ड मिल जाता है. लेकिन वहां जाके पढ़ना, वो थ्रेशोल्ड आपको मिल जाएगा इवन दो आप इंटरस्टेट कर रहे हो, लेकिन दो कंडीशन में मिलेगा. आपके पास पैन होना जरूरी है और ईवे भी आपको बनाना पड़ता है. मतलब आप अनरजिस्टर्ड हो, आप थ्रेशोल्ड में हो और हैंडीक्राफ्ट गुड्स के हो, कम ऑन क्या हैंडीक्राफ्ट गुड्स के हो, तभी आपको ओके इंटरस्टेट अलाउ किया है थ्रेशोल्ड में, लेकिन आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा मैंडेटरी. आई होप यू अंडरस्टूड. इससे जब ईवे बिल के साइड पे जाओगे तो वहां एक टैब होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपको ना अनरजिस्टर्ड, तो वो भी इसमें ये हैंडीक्राफ्ट वाला है. ओके हैंडीक्राफ्ट वाला देखो, वेयर हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय पर्सन हु हैज बीन एक्सम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. ओके मतलब वो इंटरस्टेट कर रहा है तभी भी उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो थ्रेशोल्ड में. क्लॉज 1 और 2 ऑफ सेक्शन 24, ईवे बिल शैल बी जनरेटेड. ईवे बिल shall be generated by the said person irrespective of the value of consignment. Okay. For the purpose of this rule, expression handicraft goods have the same meaning as assigned by government by Ministry of Finance. Okay. तो वो handicraft goods का जो definition है वो already मैंने section 24 में वहाँ लिया है. तो मैं पूछूँ आपको specify the cases where ईवे bill is mandatory. ठीक है स्टूडेंट डॉक्टर, specify the cases where the ईवे bill is mandatory. Specify the cases where ईवे bill is mandatory. पहला, first, interstate supply of goods in case of job work. Interstate supply of goods in case of job work. And second, interstate supply of handicraft goods. Interstate supply की जगह movement बढ़ जाती है. Interstate movement of handicraft goods. Okay. Supply की जगह movement बढ़ जाती है. Interstate movement of handicraft goods. Handicraft goods. During threshold. During threshold. By unregistered person. By unregistered person. बस ये illustration लेते हैं. A truck contains 3 consignments based on 3 invoices. Invoice 1 55,000, invoice 2 35,000, invoice 3 90,000. How many e-way bills will be generated? तो simple question. जो invoice की value 50,000 से ज़्यादा है, तो कौन सी invoice की value 1 and 3. ध्यान से सुनना. Even though truck में अलग-अलग लोगों के 50,000 से ज़्यादा होते हैं. ये truck की 50,000 है या each supply की, each moment each supply का 50,000. देखिए यार, ये truck का नहीं. I hope you understand. ठीक है. हाँ. तो इनवॉइस एक ही सप्लाई की इनवॉइस किए तो भी इनवॉइस हाँ कर सकते हैं. अभी लीगली अलाउड है. दो इनवॉइस कर रहा है तो अभी लीगली अलाउड है. लीगली बनाएंगे लोग. कंसाइनमेंट अलाउड. प्लीज बोल समझ लें. ओके सवाल ये है कि सर अगर मेरी कंसाइनमेंट की वैल्यू 17,000 और मैं उसके दो बिल बनाता हूँ, सर 35 तो फिर ईवे बिल से बच जाऊँगा. ठीक है. तो यहाँ पे इनवॉइस बेस बनाना पड़ेगा और उधर कुछ क्लैरिफिकेशन आगे भी है. और अभी तो समझ लें हाँ इनवॉइस बेस. मिस्टर ऋषि सेंड द गुड्स फॉर जॉब वर्क फॉर 25,000. अच्छा जॉब वर्क के लिए भेजा, अदर स्टेट में भेजा, फ्रॉम दिल्ली टू यूपी, और वैल्यू 25,000 है. क्या ईवे बिल जरूरी है? जॉब वर्क के लिए जरूरी. उसके बाद में मिस्टर डाल अनरजिस्टर्ड पर्सन है और हैंडीक्राफ्ट गुड्स दे रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, क्या ईवे बिल जरूरी है? हाँ ईवे बिल यहाँ पे भी जरूरी होगा. ओके हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मूवमेंट है, अनरजिस्टर्ड में भी क्या ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू चलो. ओके यहाँ पे और दूसरा पे ओके ना
एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरेशन ऑफ ई वे बिल इन केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो दो वर्ड समझ लो जो कस्टम में भी आता है, ट्रांजिट और दूसरा क्या बेटा, ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट मतलब गुड्स समझ लो महाराष्ट्र, एमपी, उसके बाद में यहाँ यूपी एंड दिल्ली, पर गुड्स सेम कन्वेंस में, गुड्स नहीं बदलेगा। महाराष्ट्र से लोड हुआ और गुड्स जा रहा है, ओके, और गुड्स सेम कन्वेंस में है और दिल्ली तक गुड्स ट्रांजिट में ही रहा, ओके, कहीं लोडिंग अनलोडिंग नहीं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिट। ओके, उसके बाद में ट्रांजिट में तो कोई नहीं, आपका एक बार ई वे बिल यहाँ बन गया, आपका एक बार ई वे बिल यहाँ पे बन गया, दैट्स ऑल, तो आगे आपको कुछ उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, बिल कर। लेकिन ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, ओके, चलो ऐसे ही हम डायग्राम बनाते हैं तो इंटरेस्ट बना रहेगा, ओके, थोड़ा टॉपिक कर सकते हैं, सबसे मतलब टॉपिक है तो यहाँ तो डायग्राम में ट्रांसशिपमेंट में समझ लो कभी कभी जैसे महाराष्ट्र से निकला एमपी में, ओके, और बाद में दिल्ली, तो ऐसा होता है कि महाराष्ट्र से ये ट्रक निकला, ट्रेन निकली, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, काफ़ी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ से गुड्स तो इसने लोड किया, फिर ये एमपी चले गया, ओके, एमपी में इसने गुड्स जो है अनलोड कर दिया, और दूसरा ट्रक, ओके, यहाँ पे दूसरा ट्रक जा रहा है कहाँ, दिल्ली। अब ख्याल करो, दूसरा ट्रक जब दिल्ली जा रहा है तो ये जो गुड्स, क्योंकि ये गुड्स पहुँचाने थे दिल्ली, लेकिन सेम ट्रक दिल्ली नहीं जा रहा था, तो दूसरे कन्वेंस शिफ्ट कर दिया और दूसरे कन्वेंस में ये गुड्स आगे बढ़ रहा है, कहाँ पे बढ़ा। अब पहला ई वे बिल जो है यहाँ बनेगा, ये पहला ई वे बिल बनेगा। तो सवाल ये है कि ये ई वे बिल के दो पार्ट होंगे, पार्ट ए, ओके, एंड पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए और पार्ट बी की जो इन्फॉर्मेशन है ई वे बिल जो हमें आपको सबमिट करनी पड़ती है, ओके, अब यहाँ कन्वेंस बदल गया, कन्वेंस बदलने में बेटा हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है यहाँ से वहाँ तक ट्रेन में भेज दिया और वहाँ से फिर ट्रक में भेजा, ट्रक टू ट्रक चेंज हो रहा है, या फिर जो भी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेसल हो या फिर ओके एयर हो, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसशिप हो रहा है। ट्रांसशिप मतलब चेंजिंग ऑफ कन्वेंस बदल गया, पर कुछ तो पहुँचाना दे दिया, कन्वेंस बदल गया। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मैं कुछ भी आगे बढ़ाने के पहले ई वे बिल के दो पार्ट पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, एक बार फिर से ई वे बिल जस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय कॉमन पोर्टल, ओके, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसको हम ई वे बिल बोलते हैं। नाउ पार्ट ए और पार्ट, अब पार्ट ए और पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 6 पहले ले लेता हूँ, तो थोड़ा आपको यहाँ समझ में आया कि ई वे बिल के पार्ट ए और पार्ट बी में इन्फॉर्मेशन किस तरह से आपको देनी है। देखो, ई वे बिल फॉर्म होगा EWB01, ये याद करना पड़ेगा, ई वे बिल 01, और ये आपको जनरेट करना पड़ेगा, हु कॉजिंग द मूवमेंट, और रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट। ओके, पार्ट ए जो है, पार्ट बी, पार्ट ए जीएसटी ऑफ द सप्लायर, ओके, सप्लायर जो कुछ मूव, ओके, जरूरी नहीं को मूव करना होगा, लेकिन मूवमेंट हो सकता है रिसिपिएंट भी करे, तो मूवमेंट रिसिपिएंट भी करना होगा, तो भी जीएसटी ऑफ द सप्लायर देना पड़ेगा अगर होगा तो। प्लेस ऑफ डिस्पैच, उसके बाद में जीएसटी ऑफ क्या, रिसिपिएंट, मैंने दोनों पार्टी के जीएसटी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड, ओके, ऑफ द गुड्स एंड रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पार्ट ए में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब नॉर्मली ई वे बिल बनाने की जिम्मेदारी रजिस्टर्ड पर्सन पे है, हु कॉजिंग द मूवमेंट, आई रिपीट, रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग द, उसके ऊपर जिम्मेदारी है ई वे बिल बनाना। हाँ, वो ऑथराइज कर सकता है कुरियर एजेंसी को या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर को कि उसके बिहाफ पे वो ये पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन वो कुरियर एजेंसी डाल सके या ई कॉमर्स ऑपरेटर डाल सके, वो ऑथराइज कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी रजिस्टर्ड पर्सन ने ही कंप्लीट करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने अनरजिस्टर्ड से गुड्स खरीदा होगा और आप लेने वाले रजिस्टर्ड होंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसमें सप्लायर का जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि सप्लायर कौन है बेटा, अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, नाउ पार्ट बी में व्हीकल नंबर फॉर रोड, ओके, अगर रोड से जा रहा होगा तो ही व्हीकल नंबर चाहिए, ट्रेन से जा रहा होगा तो ट्रेन नंबर या एयरक्राफ्ट नंबर, वेसल नंबर देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, रोड से जा रहा होगा तो वो आपको व्हीकल नंबर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, ओके, जो भी फ्रेट नोट बनी होगी, एयर बिल बना होगा, बिल ऑफ लैडिंग बना होगा, ओके, जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट कॉपी बनी होगी, ओके, ट्रांसपोर्टर का जो भी डॉक्यूमेंट होगा, बिल्टी वगैरह जिसे हम कहते हैं, उसकी डिटेल्स, डिफेंस व्हीकल होगा तो उसका नंबर, टेम्पररी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, और नेपाल भूटान को जा रहा होगा तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा ई वे बिल। कुछ नोट्स, HSN कोड, हम HSN कोड आपको यहाँ पे देने पड़ते, प्रोडक्ट का HSN कोड। हाँ, इनवॉइस चैप्टर में हमने पढ़ा था, इनवॉइस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आपको इनवॉइस में जो HSN कोड देना पड़ता है, तो 1.5 करोड़ तक एग्रीगेट टर्नओवर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ से नीचे होगा तो आपको इनवॉइस में HSN कोड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनवॉइस में 1.5 करोड़ से 5 करोड़ का आपका टर्नओवर के बीच में होगा तो इनवॉइस में 2 डिजिट का HSN कोड आपको देना पड़ेगा, और 5 करोड़ के ऊपर आपको कितने डिजिट का बेटा, 4 डिजिट का HSN कोड देना पड़ेगा। वो प्रोविजन हमने इनवॉइस की दी। पर ई वे बिल में भी आपका HSN कोड की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट कौन से कोड में आता है, तो ई वे बिल में क्या टर्नओवर लिमिट है, पहला सवाल, क्या ये टर्नओवर लिमिट इनवॉइस के साथ मैच करती है क्या? दूसरा सवाल, अगर मैच करती है तो अच्छी बात, अगर नहीं मैच करती है तो फिर यहाँ पे क्या लिमिट है सर? तो सुनिए, HSN कोड इन कॉलम शैल बी इंडिकेटेड एट मिनिमम 2 डिजिट्स। पहली बात तो यहाँ पूरा 4 डिजिट्स या 8 डिजिट्स आपको देने की जरूरत नहीं है। ई वे बिल में आपको सिर्फ 2 ही डिजिट देना पड़ेगा, 2 डिजिट लेवल फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस इन द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर एंड 4 डिजिट फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल टर्नओवर अबव 5 करोड़। मतलब क्या, यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया लिया है, बिलो 5 करोड़ एंड अबव 5 करोड़। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? अगर आप एनालिसिस करोगे जस्ट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, मुझे नहीं पता एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा। ओके, HSN इनवॉइस में और HSN ई वे बिल में HSN अगर इनवॉइस में लिमिट अगर देखो तो 0 to 1.5 CR लगाएगा, और दूसरा 1.5 CR टू 1.5 to 5 CR, और उसके बाद में क्या 5 CR है। अब तो जहाँ तक हम ई वे बिल की बात करें तो यहाँ नो नहीं चाहिए आपको HSN कोड। उसके बाद में HSN कोड इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, कुछ
में आपको 2 डिजिट तो देना ही पड़ेगा। ओके, बताओ क्या चीज़ मुझे तकलीफ जा रही है बताओ। मतलब देखो, अगर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे, इनवॉइस में नहीं देना पड़ेगा, वही में देना पड़ेगा 2 डिजिट्स, और 5 डिजिट तो कॉमन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5 डिजिट होगा तो कितने, इसमें भी 4 डिजिट्स आपको देना पड़ेगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ये तो ईवे बिल आपकी इनवॉइस से कैप्चर कर लेगा। अभी ईवे बिल में एक ऑप्शन आया है कि आपको आपने अगर ईवे बिल के साथ इनवॉइस अपलोड कर लिया, अरे ईवे बिल में ऑप्शन है कैप्चर इनवॉइस, तो आपने इनवॉइस ले लिया तो वो पूरा डेटा ईवे बिल ही डेटा इनवॉइस से खींच लेता है। मतलब आपको ईवे बिल में भी डेटा डालने की जरूरत नहीं। आप ओके, जैसे आपने इनवॉइस अपलोड किया वो ज़्यादा अच्छा है कि आप ईवे बिल के साथ इनवॉइस भी अपलोड करते हैं, तो फिर मैनुअल इनवॉइस ट्रांसपोर्टर को रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको जो ईवे बिल नंबर आएगा, कहीं किसी ऑफिसर ने पकड़ा ईवे बिल, तो इन बिटवीन ऑफिसर ने पकड़ा, उसने ईवे बिल चेक किया, वो भी ऑफिसर गवर्नमेंट पोर्टल पे ईवे बिल चेक करेगा। जैसे गवर्नमेंट पोर्टल पे ईवे बिल चेक करेगा, उसके साथ उसको लिंक इनवॉइस में मिल जाएगी, यानी मैनुअल इनवॉइस कैरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरी बात समझो। ओके, तो ऐसे सिचुएशन, अब तो जीएसटी सॉफ्टवेयर बन रहे, इनवॉइस इंटरसेट 50,000 के ऊपर सॉफ्टवेयर पूरी ईवे बिल गवर्नमेंट पोर्टल से कनेक्ट, सुविधा प्रोवाइडर बहुत एक्सपर्ट है, जीएसटी सुविधा वो पूरी गवर्नमेंट पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगा ईवे बिल के। ओके, फिर इनवॉइस से पूरा डेटा कैप्चर वहां तक हो जाएगा, यानी आपको अलग से ऐसा डेटा फिट करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने देखे 2-3 कंपनी की सुविधा प्रोवाइडर के सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे हैं। अरे बस आप इधर जर्नल एंट्री करो, बाकी सब बन जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक डेटा एंट्री बता दो, इवन आपको ऑटो अपडेट होते जाएगा। ओके, जीएसटीआर 1 में डेटा, जीएसटीआर 1 में भी डेटा, और अब तो इतना सॉफ्टवेयर ने किया है कि इनवॉइस से ईवे बिल बन जाएगा, गुड्स का होगा तो ईवे बिल से आपका जीएसटीआर 1 भी अटैच हो जाएगा। मतलब जीएसटीआर 1 भी डेटा 2 जगह से ले लेगा, इनवॉइस एंड ईवे बिल, यानी घर जाके मैच भी करना है कि जो जीएसटीआर 1 में जो गुड्स की मूवमेंट हुई है और उसकी ईवे बिल बने या नहीं बने, तो इजीली मैच हो जाएगा। इतना बढ़िया बन गया। इज इट क्लियर? ओके, तो जो भी बेटा, तो अभी आप प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी लोगों को ये है कि आपका ईवे बिल जो बन रहा है, ओके, वो 5 करोड़ के नीचे 2 डिजिट का एडजस्टेंट देना ही, और इनवॉइस में 1.5 करोड़ के नीचे आप देना नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या कहना है भाई एडजस्टेंट आइडेंटिफाई करने में दिक्कत है। पर अब अगर ईवे बिल के लिए एडजस्टेंट में बनाना पड़ेगा, ईवे बिल के तो फिर इनवॉइस में देने में क्या दिक्कत है? जो भी है, लो अभी ऐसा है। ओके, आपको दोनों लिमिट दी है। दूसरा, ईवे बिल में पार्ट ए में डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर ये जो ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सर ये डॉक्यूमेंट नंबर में क्या देना पड़ेगा, आप बता सकते हो कि डॉक्यूमेंट नंबर में क्या लिखना है? बताओ, आप में से किसने ईवे बिल बनाया होगा? ओके, जाने दो। तो डॉक्यूमेंट नंबर, तो डॉक्यूमेंट नंबर जो है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर में क्या देना पड़ेगा? तो डॉक्यूमेंट नंबर में टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन। एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, क्या कंपोजिशन डीलर भी ईवे बिल बनाना जरूरी है इवन दो टैक्स इज नॉट पेबल? यस, फॉर एनी सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट, है ना? तो कंपोजिशन डीलर भी होगा तभी उसे ठीक है ना, वो कंपोजिशन टैक्स पे कर रहा है भाई। और लेकिन बिल ऑफ सप्लाई के बेस पे क्या बनाना पड़ेगा? ईवे बिल। ओके, या डिलीवरी चालान, ओके, डिलीवरी चालान का ईवे बिल, या फिर आप सुनो मेरी बात, कस्टम में सब कुछ लैंड हो जाता है, वहां से आपको अपने समझ लो मैं यहाँ महाराष्ट्र का और मैंने लैंडिंग करवाया बॉम्बे में, पुणे का लैंडिंग करवाया कहाँ पे? बॉम्बे में। तो बॉम्बे में पोर्ट से लेके तो पुणे तक ईवे बिल बनाना पड़ेगा, पोर्ट से लेके पुणे तक, क्योंकि अब कोई भी गुड जिसकी वैल्यू 50,000, अभी ये तो समझ लो बॉम्बे से यहाँ आ रहा है तो इंट्रा स्टेट है, तो ये स्टेट में 1 लाख की लिमिट, महाराष्ट्र में कितना? 1 लाख, पर हमें एग्जाम 1 लाख नहीं फॉलो करना है क्योंकि वो स्टेट का है, इंट्रा स्टेट। हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? इंटर स्टेट, सेंट्रल लेवल का ईवे बिल पढ़ रहे हैं, सिलेबस में वही है। तो 50,000 की बैठ, पर हाँ मैं एमपी का और महाराष्ट्र से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? मुंबई पोर्ट से आ रहा है और एमपी में आ रहा है, तो ऐसे केस में फिर इंटर स्टेट लग जाएगा। इंटर स्टेट में ईवे बिल, मेरी बात समझो, और ईवे बिल, और यहाँ ईवे बिल जो है बेटा, ये ईवे बिल पोर्ट से लेके तो एमपी में मेरा जो भी प्लेस होगा यहाँ ईवे बिल बनाना पड़ेगा, उसके लिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट होगा बिल ऑफ। ओके, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। ओके, तो ये आपको जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ दे दिया, डॉक्यूमेंट डेट दे दिया आपने। ओके, और इधर पार्ट बी में व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर में क्या देना पड़ेगा आपको? तो आपको गुड्स रिसिप्ट नंबर या फिर रेलवे रिसिप्ट नंबर या फॉरवर्डिंग नोट नंबर, पार्सल वे बिल नंबर, एयरवे बिल नंबर, बिल ऑफ लाइटिंग, यानी जो भी ट्रांसपोर्टर या कुरियर एजेंसी का जो डॉक्यूमेंट होगा उसका आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी में, सर प्लेस ऑफ डिलीवरी में जैसा प्लेस ऑफ डिस्पैच और प्लेस ऑफ डिलीवरी, इसमें पूरा एड्रेस देने की जरूरत है ईवे बिल में, जैसे अभी जहाँ पुणे, बाजार रोड, कुमार प्रेस्टीज पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ दैट तालीम, जैसी तालीम, क्या इतना पूरा एड्रेस देना जरूरी है? क्या नहीं, इतना एड्रेस नहीं है। ओके, तो आपको प्लेस ऑफ डिस्पैच और या प्लेस ऑफ डिलीवरी में बस आपको जो है ओके पिन कोड, ओके यहाँ का जो पिन कोड है उतना दे दिया तो भी चलता, आपको पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। ओके, इन फ्रंट ऑफ चिंची तालीम, ऑन 4th फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर, दिस नंबर, दैट नंबर, इतना देने की जरूरत नहीं, जैसे आप पिन कोड दे दो और रीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने जो भी लिया। तो सर ये एग्जाम में पूछे नहीं, पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको नॉलेज में होना जरूरी। हाँ, इसमें भी एक अमेंडमेंट हुई है जो मेरे इसमें नहीं है। ओके, शिफ्ट टू बिल टू भी आ गया है। ओके, शिफ्ट टू बिल टू मतलब ओके, तो एडिशन इसमें हो गई है कि शिप टू मतलब कभी कभी क्या होगा, इनवॉइस का एड्रेस अलग रहेगा, अरे है ना, और शिपिंग का एड्रेस अलग रहेगा। तो यहाँ पे अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरी दिया और उसमें अब 2 फील्ड और ऐड हो गई, शिप टू एंड बिल टू। ओके, शिप टू बिल टू स्पेशली ऑन 3rd पर्सन डायरेक्शन, दिस वे नहीं नहीं, बिल टू शिप टू में जो पहला इनवॉइस बनेगा, जैसे बिल टू शिप टू में 2 इनवॉइस बनते हैं, एक ए टू बी एंड बी टू सी, कुछ है ना, मतलब अगर गुड्स ए टू सी जा रहा है, कम ऑन यार मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, गुड्स किस पे जा रहा है? ए टू सी जा रहा है, पर वो कैसे जा रहा है? और ए टू सी डायरेक्ट डिलीवरी हो रही है, तो समझ लो आप। ओके, लेकिन बिलिंग बी पे बन रहा है, तो जो पहला बिल है उसकी बात, जो पहला इसमें आपको ईवे बिल पहले क्या था, पहले 6 महीना तो ईवे बिल बनाने पड़ते थे। ओके, पहले इनवॉइस का ईवे बिल अलग और दूसरे इनवॉइस का ईवे बिल अलग, लेकिन बाद में ओके उन्होंने कॉमन पोर्टल में अपडेशन कर दिया और सीबीएसई का क्लैरिफिकेशन आ गया कि वो केस में 2 इनवॉइस के 2 बिल बनाने की जरूरत नहीं, उसमें 2 इनवॉइस बनते होंगे पर 2 ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो वहाँ जो पहला इनवॉइस बनेगा उसकी वैल्यू के बेस पे पहला ईवे बिल बनेगा, बाकी दूसरे इनवॉइस का ईवे बिल नहीं बनाना। इज इट क्लियर? क्लैरिफिकेशन आ गया।
तो ये रहा रिगार्डिंग टू मैं शुरू कर रहा हूँ स्पेशल बैच ओनली फॉर 10 स्टूडेंट फीस 2 lakhs स्पेशल बैच में ओनली फॉर 5 स्टूडेंट चल तो हम वापस आते हैं बेटा ये इस बात पे अब मैं आता हूँ ट्रांसशिपमेंट अब ट्रांसशिपमेंट में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है ट्रांसशिपमेंट में देखो महाराष्ट्र से एमपी गया एमपी में कुछ शिफ्ट हुए दूसरे कन्वेंस में और वहाँ से कहाँ जा रहा है दिल्ली वहाँ से दिल्ली अगर ट्रांसशिप हुए तो मेरे लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो तो बन गई पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन पूरा इमेजिन करना मेरे साथ सप्लायर का जीएसटीएम रिसिपिएंट का जीएसटीएम वैल्यू वो बन गया पार्ट प्रॉब्लम क्या जाएगा पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप बाहर रोड जा रहे हो सुनो बाहर रोड जा रहे हो तो इसमें व्हीकल नंबर बदल जाएगा नहीं समझा तो पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन में दिक्कत जाएगी लेकिन यहाँ मैंने जो पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन डाली ई बिल में ओके तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि व्हीकल बदलने वाला है कन्वेंस बदलने वाला है और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी बदलने वाला है तो फिर ट्रांसशिपमेंट के केस में ई बिल कैसे होगा क्या मुझे 2 बनाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का और फिर आगे यहाँ से यहाँ तक का ये सवाल था तो देखो ट्रांसशिपमेंट में अब वो देखो क्या कहते हैं कंसाइनर और रिसिपिएंट who has furnished the information in part A of GST and EWP01 or the transporter may assign the e-way bill number to another register or enroll transport for updating the information in part B okay or EWP01 तो कुछ मूवमेंट कर रहा है कंसाइनर होगा कंसाइनी होगा जो भी अब इसमें बार-बार एक वर्ड आएगा कंसाइनर मतलब जो कुछ मूव कर रहा है वो और कंसाइनी मतलब जो कुछ ले रहा है ओके तो इसमें से जिसने भी मूवमेंट की हो वो ई-वे बिल फाइल करेगा इज क्लियर वो ई-वे बिल फाइल करेगा और फिर क्या होगा यहाँ ट्रांसपोर्टर जो है ट्रांसपोर्टर ये अगर ट्रांसशिप वाला होगा तो ट्रांसपोर्टर जो पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन है पार्ट बी के लिए असाइन कर देगा सेम ट्रांसपोर्टर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है वो अपने दूसरी ट्रक का इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन चेंज होगी पार्ट ए की नहीं पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन चेंज की जाएगी अगर ट्रांसपोर्टर दूसरा होगा तो उसको असाइन कर देगा कि पार्ट बी चेंज कर दे और ट्रांसपोर्टर सेम होगा सिर्फ कन्वेंस बदल रहा होगा तो वो खुद चेंज कर देगा ओके तो पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए असाइन कर देगा प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस हैव बीन अपडेटेड बाय ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी of EWP01 consignor or recipient as the case may be who has furnished the information in part A shall not be allowed to assign e-way bill number to another transport ध्यान रखें एक बार ये इन्फॉर्मेशन आप अपडेट हो गई बी में दूसरा ट्रांसपोर्ट अपडेट हुआ तो अब ओके वो आगे इन्फॉर्मेशन कोई अपडेट नहीं हो सकती नाउ ओके कुछ क्लैरिफिकेशन ओके ऑन ट्रांसशिपमेंट कंसीडर a situation where consignor is required to move goods from city X to city Z X to Z जाएगा here words transporter A for movement of goods transporter A moves the goods from city X to Y ओके मतलब ओके city X to Z जाना है और बीच में Y है सिटी कौन सी बीच में Y ओके for completing the movement of goods from city Y to Z transporter A now hand over the goods to transporter क्या B thereafter goods are moved from destination from Y to Z by transporter B how would e-way bill be generated in such situation अब देखो it is clarified that in such scenario only one e-way bill will be required पहला clarification दो e-way bill जनरेट करने की जरूरत नहीं ट्रांसशिपमेंट में जो पहला ओरिजिनल e-way bill जनरेट होता है वही कंटिन्यू रहेगा पार्ट A can be filed by consignor and then e-way will be assigned by consignor to transporter A मतलब कंसाइनर क्या करेगा जो महाराष्ट्र से कुछ भेज रहा है और वो क्या करेगा वो सिर्फ पार्ट ए कंप्लीट करेगा और पार्ट बी ट्रांसपोर्टर को असाइन कर देगा कि तू कंप्लीट कर दे ऐसा हम कर सकते हैं हम दोनों आइदर ए एंड बी हम दोनों कंप्लीट करेंगे या फिर ए हमने कंप्लीट कर देना ए में बिल जनरेट कर लेना ए कंप्लीट करके और पार्ट बी वहाँ आता है असाइन टू क्या ट्रांसपोर्ट तो वो भी पार्ट बी कौन कंप्लीट कर देगा ट्रांसपोर्ट मेरी बात समझ गया ए तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और बी आप असाइन कर सकते हो ओके उसके बाद में transporter A will fill the vehicle details in part B and move the goods from X to Y. On reaching city Y, transporter A will assign said e-way bill to transporter B, and thereafter transporter B will able to update details of part क्या? Okay. तो एक बार फिर से जब भी मैं e-way bill जनरेट करता हूँ मेरे पास पहला ऑप्शन पार्ट ए और पार्ट बी मैं खुद ही दोनों कंप्लीट करूँ या फिर दूसरा ऑप्शन पार्ट ए तो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा तो मैं पर बी के लिए मैं किसका असाइन कर सकता हूँ ट्रांसपोर्टर वो पार्ट कंप्लीट कर देगा इज इट क्लियर और तो आपने देखा नहीं होगा e-way bill के एसएमएस आ जाते हैं जैसा यहाँ पे मैं एक बार डर गया था e-way bill क्योंकि गड़बड़ क्या हो जाती है देखो मुझे एसएमएस आया मेरा जो नंबर दिया गया था फॉर e-way bill भाई आपका e-way bill जनरेट हुआ है फॉर द कंसाइनमेंट वैल्यू और कंसाइनमेंट वैल्यू थी ओके अराउंड 2,50,000 इंटरेस्ट रेट का ही हुआ था और महाराष्ट्र में इंटरेस्ट रेट में 1 लाख लिमिट और कंसाइन तो मैं जैसे एसएमएस आया मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट को कॉल किया कौन सा पूछ रहा है 2.5 लाख का जिसका e-way bill है मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट भी परेशान हो गया तो कुछ तो नहीं हमने परचेस किया फिर हम वो e-way bill ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि मैं इसलिए डर गया क्योंकि 2.5 लाख का गुड्स ठीक है मेरे e-way bill जनरेट हुआ है और गुड्स आया ही नहीं तो कल तो मैं स्टूडेंट बच जाऊंगा क्योंकि e-way bill मेरे नाम का जनरेट हुआ है और हाँ आपको 24 घंटा मिलता है एसएमएस आया मतलब जब से वहाँ डिस्पैच हुआ कि 24 घंटे में आप होटल पे जाके कैंसिल कर सकते हो ये मेरा गुड्स नहीं है अरे है ना पर अब ऐसे केस में मैं पहले इंक्वायरी तो करूँ कि कौन सा गुड्स है फिर हमने 1 घंटे बाद पता चला कि भाई बॉम्बे से हमने पेन ड्राइव खरीदे थे वो छोटे से बॉक्स में आ रहा था 2.5 लाख का पेन ड्राइव ओके जो पेन ड्राइव खरीदे थे उसका e-way bill जनरेट हुआ था अरे बाप रे इन शॉर्ट ओके वो पेन ड्राइव जो आ रहे हैं तो आपके नाम पे e-way bill जनरेट हुआ तो आपके ऑफिस से वो स्टॉक कैरी करेगा e-way bill के बेस पे क्या आपको रिसीव हुआ क्या रिसीव होने के बाद कहाँ यूज़ हुआ है ना फिर तुम्हारा 2A बताओ 2A में आपको उसका इनवॉइस आया क्या ऑडिट इजी नहीं है जीएसटी का जितना इजी आप जीएसटी आर समझ जाओ अरे है ना आपको क्रॉस टैली बहुत करना है ई-वे बिल 2A इनवॉइस फिर आईटीसी प्रॉपर्ली आ गया है क्या ठीक है ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ई-वे बिल से रिलेटेड ट्रांसशिपमेंट उसके बाद who is required to generate e-way bill in following cases वैसे तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि पर्सन कॉसिंग द मूवमेंट उसे e-way bill जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा और स्पेसिफिक पड़ता है कि बाय रोड बाय रेलवे और बाय ओके एयर एंड वेज देखो पहला बाय रोड where goods are transported by registered person as a consignor or a recipient मतलब e-way bill registered person either consignor or recipient of supply as a consignor whether in own conveyance अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है e-way bill आप खुद के कन्वेंस में भी लेके जा रहे हो तो भी जनरेट करना पड़ेगा
की स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं चल रही है, जब चलेगी ना तो वो हर कुछ का ईवीबील मांगेगा, तो कौन से कन्वेंस से आया, कैसा आया बता, ठीक है। मतलब स्ट्रिक्ट प्रोविजन प्रोविजन तो स्ट्रिक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ ईवीबील का। उसके बाद में हायर्ड वन या पब्लिक कन्वेंस, आप पब्लिक बस में आ रहा है, पब्लिक कन्वेंस में आ रहा है तो और वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो भी आपको बनाना पड़ेगा, या आपका कन्वेंस आपने हायर किया बाय रोड, ओके, तो अगर कुछ बाय रोड जा रहा होगा तो ओन कन्वेंस हो, हायर्ड कन्वेंस हो या पब्लिक कन्वेंस हो, आपको ईवीबील बनाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन एज अ कंसाइनर और रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई एज अ कंसाइनिंग शैल जनरेट ईवीबील, ओके, PW01 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल आफ्टर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी ऑफ PWB01। चलो ठीक है। नेक्स्ट, वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, अगर बाय रेल जा रहा होगा तो ईवीबील शैल बी जनरेटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग अ सप्लायर और रिसिपिएंट, मतलब आइदर सप्लायर जनरेट करे या रिसिपिएंट जो भी रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट होगा, एंड शैल इधर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, ओके, फर्निश ऑन कॉमन पोर्टल इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ, ओके, अगर रेल से जा रहा होगा और बाय रोड, रोड और रेल में क्या फर्क, ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये एग्जाम में आ सकता है, छोटा सा चिन्ह डिफरेंस। रेल में पार्ट ए कंप्लीट करो, पार्ट ए बी नहीं, पार्ट ए कंप्लीट करो, जब आप शॉप से कुछ मूव कर रहे हो पर आपको बाय रेल भेजना है, पार्ट ए कंप्लीट करो, ए से ईवीबील नंबर जनरेट हो जाएगा आपका, है ना, तो पार्ट ए कंप्लीट करो, गुड्स लो, फिर आप जाओ प्लेटफॉर्म पे गुड्स दे दो और उनसे ओके रेलवे रिसीव ले लो, क्या ले लो, आरआर, और आरआर लेके फिर आओ, ओके, और आफ्टर आई रिपीट क्या था मैंने, आफ्टर, ओके, आप आरआर लेके पार्ट बी कंप्लीट कर दो और पार्ट बी कंप्लीट करो तब आपका ईवीबील कंफर्म हो जाता है ना। तो पार्ट बी, क्योंकि जो आरआर के बेस पे आपको पार्ट बी में बताओ, पार्ट बी में कौन से दो इन्फॉर्मेशन देना है, व्हीकल नंबर ओनली बाय रोड होगा, तो मैं रोड नहीं है बाय ट्रेन जा रहा है तो वो व्हीकल नंबर वो देने की जरूरत नहीं है, दूसरी कौन सी इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट नंबर, तो मतलब आरआर पे जो आरआर का नंबर होगा वो आरआर नंबर मुझे पार्ट बी में देना पड़ेगा, फिर सबमिट कर देना पड़ेगा ईवीबील, तो मेरा ईवीबील पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो रेल के केस में आपने पार्ट बी डिलीवरी देने के बाद और उसकी मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद भी कंप्लीट किया तो भी चलेगा, और रोड के केस में ऐसा नहीं है, रोड के केस में आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों होने के बाद ही मूवमेंट स्टार्ट होगी, दोनों होने का ये बेसिक डिफरेंस है, ओके, पार्ट ए एंड आफ्टर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी तो ही आपकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। मतलब हाँ, पार्ट बी कंप्लीट करने के लिए आप ट्रांसपोर्टर को असाइन कर सकते हैं, मतलब एक तो ट्रांसपोर्टर से ले लो डेटा कि व्हीकल कौन सा नंबर है और तेरा बिल्टी देते मैं कंप्लीट कर देता हूँ, या फिर तू कंप्लीट कर फिर मूवमेंट स्टार्ट, पार्ट बी इधर तू कंप्लीट करो और उसके बाद में मूवमेंट स्टार्ट कर, ओके, तो एक बेसिक डिफरेंस है, ओके, रेल में, ओके, आप बिफोर और आफ्टर, कम ऑन, रेल में क्या वर्ड है, बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट, आप दोनों केस में, ओके, बी पार्ट बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन रोड में दोनों पार्ट आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। नाउ नीचे जो is provided that where the goods are transported by railway, the railway shall not deliver the goods unless EVA will required under these rules is produced at the time of delivery। पर हाँ, ओके, रेलवे से जा रहा है तो पार्ट भी आप कभी भी कंप्लीट करो बाद में, पर डिलीवरी के पहले, जब तक आप पार्ट भी कंप्लीट नहीं करते हो सामने वाले को डिलीवरी रेलवे डिपार्टमेंट, ओके। और नाउ थर्ड, where goods are transported by air or vessel, EVA bill shall be generated by registered person being a supplier or the recipient who shall either before or after commencement of movement furnish, यहाँ पे भी before और after, vessel और aircraft होगा तो भी before और after allowed है, underline before और after commencement of movement on common portal in information part B, यानी पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आपने बाद में भी दिया तो भी चलेगा, इज इट क्लियर, लेकिन डिलीवरी के पहले। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ ईवीबील इन जीएसटीआर 1, ओके, बिल्कुल रिलेवेंस है जीएसटीआर 1 से, क्योंकि आगे फ्यूचर में, ओके, देखो कुछ क्वेश्चन मैं एक एक लाइन करके पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, ओके, तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है एमसीक्यू के लिए एग्जाम में आ सकते हैं उसके एक एक लाइन पढ़ूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ओके, पार्ट ए की इंफॉर्मेशन आपकी EW01 की आपकी जीएसटीआर 1 के साथ मैच किया जाएगा, इससे आगे ऑडिट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इससे जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, और ये सॉफ्टवेयर ऐसा बन रहा है कि तुम्हारी जैसी जर्नल एंट्री पास किया, इनवॉइस जनरेट हुआ, वहां से लेके तो ईवीबील से लेके जीएसटीआर वो पूरा मैच कर देगा, है ना, वो पूरा मैच कर देगा, ओके, तो रिलेवेंस है उसका। नेक्स्ट, स्टेट केस वेयर द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी ऑफ ईवीबील इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कौन सी ऐसी केसेस है जहां पार्ट बी की इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया तो भी चलेगा, क्वेश्चन आ सकता है, पार्ट ए की इंफॉर्मेशन नहीं देना जरूरी, देखो as per the provisions given in rule 138 where the goods are transported for a distance, underline, goods are transported for a distance up to 50 kilometers within a state or union territory from the place of business of concern and to place of business of transporter, underline, place of business of concern and to place of business of transporter, such further transportation or supply or recipient as the case may be, transporter may furnish the details of conveyance in part B, okay। now अब देखो क्या है, समझ लो ये पुणे का आउटस्कर्ट, ओके, ये पुणे का, ओके, आउटस्कर्ट है और आप सेंटर में सिटी में बाजूला रोड पे हो, आपकी शॉप बाजूला रोड पे है, ओके, अब नाउ ट्रक को अगर अलाउड नहीं रात होने की पहले, मतलब उनका टाइमिंग है इनसाइड द सिटी, तो बहुत सी कार्गो एजेंसी सिटी के बाहर है ना, तो समझ लो कोई कार्गो एजेंसी ट्रांसपोर्टर है सिटी के बाहर है, उसका ट्रक अभी रेडी हो रहा है और उसका ट्रक जो है, ओके, बहुत से लोगों की गुड्स लेके जा रहा है, ओके, एमपी यूपी वगैरह अदर इंटर स्टेट हो रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब क्या हो रहा है, वो कार्गो वाला बोल रहा है आपको, ट्रांसपोर्टर बोल रहा है कि भाई गुड्स को यहाँ ला के दो, ओके, अब आपकी प्लेस
बिल बनाना पड़ेगा। अगर वैल्यू ओके महाराष्ट्र में 1 लाख से, क्योंकि इनका हुआ तो महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा होता है, 1 लाख याद नहीं करना है क्योंकि इंटरेस्ट रेट 1 लाख तो आपको ईवी बिल बनाना क्यों ना बात छोड़ो यार, बाजीराव रोड से नवी पेट भी जाता है और ऑटो में जाता है तभी ईवी बिल, इतनी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, इतनी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है इंटरेस्ट रेट में। मेरी बात समझ गया, ईवी बिल आपको बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डिपेंड्स कि कुछ स्टेट ने बेनिफिट्स दिए, मैं कुछ स्टेट ने नहीं दिए, कुछ स्टेट कहता है कि विद इन सिटी क्या जरूरत है, विद इन सिटी, तो कुछ स्टेट ने कुछ किलोमीटर तक बेनिफिट दिए, पर कुछ स्टेट बहुत स्ट्रिक्टली चलता है, मैं स्टेट लॉज में जाना नहीं चाहता। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे भी ईवी बिल बनाना पड़ेगा और यहाँ ईवी बिल 5 किलोमीटर के एरिया में आपको बना के देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, ये दूसरे स्टेट में जा रहा है गुड्स, पर वो जो कार्गो या ट्रांसपोर्टर है वो आउटस्कर्ट से कुछ कलेक्ट कर रहा है। तो फिर ये केस में आपने जो बनाया हुआ ईवी बिल है अंडर सीजीएसटी एक्ट, कम ऑन, अंडर सीजीएसटी एक्ट आपने बनाया हुआ ईवी बिल है, ओके सीजीएसटी एंड आईजीएसटी की इंटरेस्ट रेट हो रहा है, तो वो केस में आपको पार्ट 1 कंप्लीट किया चले। Where the goods are transported for a distance up to 50 kilometers within a state or union territory from place of business of consignor to place of business of transporter for further transportation, important word है क्या, for further transportation supplier or recipient as the case may be, the transporter may not furnish the details of conveyance in part B of क्या EWB 0 में, यानी जो पहला ट्रांसपोर्टर है बाकी जो 50 किलोमीटर तक लेके जा रहा है उसने पार्ट बी कंप्लीट नहीं भी किया तो भी चलेगा। ओके नेक्स्ट, what is the consignment value of goods carried in a conveyance is more than 50,000 and no EWB is generated either by consignor and consigned, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा। अब मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाने के पहले ओके यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, समझ लो। गुड्स इंटरस्टेट जा रहा है महाराष्ट्र से गुजरात, इंटरस्टेट जा रहा है, ये ट्रक में गुड्स लोड हुआ, अब ये ट्रक में अलग अलग कंसाइनी के गुड्स लोड हुआ, ओके यहाँ कुछ कंसाइनी गुड्स लोड हुए, इधर कुछ, मतलब अलग अलग लोगों के गुड्स लोड हुए ये ट्रक में, ओके। अब इसमें ऐसा होता है बहुत सी बात कि भाई मिस्टर ए ने गुड्स लोड किया, मिस्टर बी ने लोड किया, मिस्टर सी ने लोड किया, मिस्टर डी ने लोड किया, ओके। अब पहला एग्जाम्पल सबकी वैल्यू पर, ओके 50,000 से ज्यादा, 75,000, 60,000 के गुड्स इसने लोड किए, ओके 80,000 के गुड्स इसने लोड किए, 75,000 के गुड्स इसने लोड किए, समझ में आया? इन लोगों ने अपना EWB 01 बनाया है, तो इसने अपना EWB 01 इसने ओके अपना खुद का बनाया, इसने भी EWB 01 खुद का बनाया इनवॉइस के बेस पे। मिस्टर बी ने वो पॉजिटिव मोमेंट, ओके इसने भी 01 खुद का बनाया, ओके इसने भी बना दिया 01। ये 01 बनने के बाद सब कुछ ट्रक में लोड होने के बाद ओके नाउ अब ट्रक का ईवी बिल बनेगा। आई रिपीट, मैंने क्या कहा, ट्रक का, यानी जितने भी गुड्स ट्रक में जा रहे हैं उसका ईवी बिल बनेगा और वो बनता है कंसोलिडेटेड ईवी बिल। क्या हो गया कंसोलिडेटेड ईवी बिल, पीछे आ रहा है आपको, तो कंसोलिडेटेड ईवी बिल बनता है, यानी जो भी लोग उससे ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका ईवी बिल। अब ये कंसोलिडेटेड ईवी बिल कैसे बनता है, 02 कंसोलिडेटेड ये कौन सा था 01 और कंसोलिडेटेड ईवी बिल कौन सा था 02, मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके ये फिर 02 बनता कैसे, ये अपना डेटा 01 से ले लेता है, ये अपना डेटा कहां से ले लेता है 01 से, और 01 से डेटा लेकर ओके EWB 02 बनता है। यानी आपने अगर ओके मतलब सी इंटर स्टूडेंट नहीं समझेगा पर फाइनल स्टूडेंट को आपने अगर कस्टम पढ़ा होगा तो देखो कन्वेंस का डॉक्यूमेंट होता है मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और अराइवल मैनिफेस्ट, वो कन्वेंस का होता है, मुझे याद है आपको, वो कन्वेंस का होता है और इंडिविजुअल शिपिंग बिल होती है, वैसा ही कंसेप्ट है इंडिविजुअल 01, अरे है ना, इंडिविजुअल क्या बन रहा है 01 और पूरा कन्वेंस का डॉक्यूमेंट क्या बना E0 EWB 0, क्योंकि कन्वेंस का डॉक्यूमेंट भी चाहिए ना, ये कन्वेंस में अब मुझे नहीं देखना है इंडिविजुअल ऑफिसर को, मुझे लगा कन्वेंस में कितने लोग लिखे हैं, तो वो बोलेगा सर मैं मेरे कन्वेंस में ना एक ये EWB 01 ये रेफरेंस नंबर उसका, फिर ये रेफरेंस नंबर उसका, तो 50 रेफरेंस नंबर आपको देंगे, ऑफिसर मैं 50 का क्या करूं, मुझे तेरे कन्वेंस का बता, तो कन्वेंस का तो उसका क्या बनेगा EWB 02। अब मैं मेरे कंसेप्ट पे आता हूं, अगर किसी बंदे ने वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और मिस्टर ए ने ईवी बिल नहीं बनाया, सप्लायर ने भी ईवी बिल नहीं बनाया और रिसिपिएंट ने भी ईवी बिल नहीं बनाया, क्योंकि एज अ कंसाइनर और कंसाइनर दोनों में से किसी ने तो ईवी बिल बनाना चाहिए, दोनों ने नहीं बनाया, उसके दो रीजन है, तो दोनों में से कोई एक रजिस्टर्ड था या अ पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट वो रजिस्टर्ड था पर नहीं बनाया, या फिर वो अनरजिस्टर्ड था। अच्छा अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड वाले ने बनाना चाहिए। एक बार जो मूवमेंट क्रॉस कर रहा है, जो मूवमेंट क्रॉस कर रहा है अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसने ईवी बिल बनाना पहली बात, पर अगर जो मूवमेंट क्रॉस कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर लॉ कहता है किसने बनाना चाहिए, रजिस्टर्ड वाले ने बनाया, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड उसने भी नहीं बनाया, रजिस्टर्ड वाले ने नहीं बनाया। या तीसरा दोनों अनरजिस्टर्ड है, फिर मैं माल बेच रहा हूँ 75,000 का बिल है और मैं भी थ्रेशोल्ड में हूँ, लेने वाला भी थ्रेशोल्ड में, बिल वैल्यू होगी 50,000 के ऊपर, ठीक है। ऐसा मुश्किल है स्पेशली इंटरस्टेट में, क्योंकि आप अगर इंटरस्टेट कर रहे हो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अगर सप्लाई कर रहे हो सेक्शन 24 में जिस इंटरस्टेट मूवमेंट वर्ड नहीं है इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब आप अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो, पर कभी कभी मैं सप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे गुड्स एंड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस ज्वेलरी लेके जा रहा है, डोर टू डोर बताएगा, एक क्लैरिफिकेशन पूछा जाएगा, और गुड्स एंड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस अब वो तो वहां चालान ही बना रहा है, नहीं समझ रहा। अब देखो एक बार फिर से इंटरस्टेट सप्लाई किया तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इंटरस्टेट मूवमेंट किया तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है यार, मेरी बात समझे क्या? तो फिर ऐसा समझो ना 75,000 का कुछ इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहा हूँ और देने वाला भी अनरजिस्टर्ड, लेने वाला भी मतलब जो लेगा वो रिटर्न भी कर सकता है अप्रूवल रिटर्न बेसिस पे,
किसी ने EWB01 बना के नहीं दिया और कोई ट्रांसपोर्टर अपने ट्रक में वो गुड्स लेके जा रहा है जिसकी वैल्यू 50,000 से क्या 50,000 से ज़्यादा है, तो फिर वो बनाया नहीं बनाया छोड़ो, उसका EWB01 तो किसको बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर को, प्लस ट्रांसपोर्टर को अपना कंसोलिडेट तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं समझा, उसका भी बनाना पड़ेगा और अपना। तो देखो where a consignor or consignee has not generated EV bill in form EWB01 and aggregate consignment value of goods carried in a conveyance is more than क्या 50,000, underline the word conveyance में जो goods लेके जा रहा है उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्टर except in case of transportation of goods by railway, air, सब क्या है, पर ये जो ट्रांसपोर्टर है सुनो ये only by road होगा, रेल वाला, एयर वाला और वेसल वाला उसका EWB01 नहीं बनाएगा, सिर्फ कौन सा होगा रोड। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, अंडरलाइन क्या हो रहा है बेटा, इंटरस्टेट सप्लाई जनरेट EV bill in form GST EWB01 on the basis of invoice, bill of supply or delivery charge as the case may be, and may also generate consolidated EV bill in EWB क्या कंसोलिडेटेड तो उसको बनाना ही पड़ता है, ये समझा क्या, इन एडिशन टू कंसोलिडेटेड EV bill उसको किसी ने अगर बना के नहीं दिया और उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू सुनो, उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू पूरे गैरेज में 50,000 से ज़्यादा वैल्यू है उसके गैरेज में, तो फिर उसको खुद ही EV bill बनाना पड़ेगा, वो बंदे का ये आ सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ अगर वन कन्वेंस में लेके जा रहे हो तो फिर तो 50,000 से कम है, नहीं वन कन्वेंस, अगर आप वन कन्वेंस में लेके जा रहे हो तो ट्रांसपोर्टर को बोला, अगर आप वन कन्वेंस में कंसाइनमेंट लेके जा रहे हो तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ओके, या फिर जहाँ EV bill कंसाइन है बनाया तो ट्रांसपोर्टर को बोला, ठीक है। तो नाउ राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ EV bill, the details of EV bill shall be made available to the supplier or recipient, अभी SMS से आ जाता है आपको डिटेल्स, और जैसे उसने EV bill बनाया आपको SMS आ जाता है, ओके, if registered such supplier or recipient should communicate his acceptance or rejection of the consignment, okay, in such case supplier recipient does not communicate his acceptance or rejection in 72 hours or before delivery of goods which is earlier, it shall be deemed to be accepted, मैं by mistake 24 hours बोल चुका था, ओके by mistake नहीं 24 नहीं किया, 24 hours दूसरी लिमिट है, ओके अभी कितना टाइम दिया बेटा 7, अब अगर EV bill जनरेट हुआ और आपका SMS आ गया कि आपके नाम का EV bill जनरेट हुआ तो आपको 72 घंटे में either उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा, 72 hours और रिसिप्ट ऑफ गुड्स व्हिचएवर इज, मतलब गुड्स रिसीव होने के पहले या 72 घंटे। एक क्वेश्चन आया कि कंसोलिडेटेड EV bill EWB ये बाय रोड ही बनेगा, ये रेलवे वेसल को नहीं आती, कंसोलिडेटेड हाँ लिखना होता है पॉइंट, कंसोलिडेटेड EV bill EWB02 ये रेल वेसल और एयरक्राफ्ट का केबल नहीं, तो ये बताओ EV bill आपको कितने घंटे में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 72 आवर्स, 72 आवर्स में आपको एक्सेप्ट, अच्छा 72 घंटे में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये समझ लिया जाएगा कि आपको वो EV bill एक्सेप्टेबल है, तो अंडरलाइन MCQ क्वेश्चन 72 आवर्स आ सकता है, फिर से मेरी बात को अवॉइड मत करना, ग्रुप बनाओ और MCQs एक नेक्स्ट सेपरेट में वहीं पढ़ना और वहीं MCQ बनाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाउ विल बी द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ EV bill की जनरेट, हाँ भाई कितने वैल्यू तक EV bill मैंडेटरी हो जाता है, अबव 50,000 वैल्यू, तो वैल्यू कैसे निकालना इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी RTP में भी क्वेश्चन है, ओके वैल्यू कितनी लेना, तो देखो वो कहते हैं वैल्यू एज पर सेक्शन 50, चलो एक बार 15 इमेजिन करते, क्या था 15 एक्चुअल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, एक्चुअल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, ओके नेट वैल्यू प्लस 15 टू सभी टैक्सेस ऐड कर देंगे एक्सेप्ट GST, तो मैं एक्सेप्ट GST, दूसरा बी थर्ड पार्टी पेमेंट भी ऐड कर देंगे, सी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी ऐड कर देंगे, डी इंटरेस्ट और लास्ट सब्सिडी, ओके अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगी या रिलेटेड पार्टी होगा या जो भी होगा तो रूल से डिसाइड होगी 27, 28 एंड 29 30 उसके हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंस है जिसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं, वैल्यू तो 15 के हिसाब से लेनी है जो आपने इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चालान में डिक्लेयर किया, इसलिए रूल 55 की डिलीवरी चालान में आपको वैल्यू टैक्स डिक्लेयर करना पड़ता है, पे नहीं करना पड़ता रूल 55 के तहत, लेकिन वैल्यू टैक्स आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है, एंड इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आल्सो इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट, आल्सो इंक्लूड्स सेंट्रल टैक्स, स्टेट यूनियन टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स चार्ज ऑन इन डॉक्यूमेंट, मतलब सेक्शन 15 के हिसाब से तो आपको वैल्यू लेनी है प्लस उसमें GST भी ऐड करना है, क्योंकि 15 में GST ऐड नहीं होता है, 15 में अदर टैक्सेस ऐड हो जाते हैं पर GST ऐड, तो GST ऐड करके रिटेक, GST ऐड करके रिटेक, GST ऐड कर अगर वैल्यू 50,000 से ज़्यादा जाती है तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वैल्यू 45,000 GST 6,000 टोटल 51,000, क्या ये बिल जरूरी है, ये बिल तो GST ऐड करने के बाद एक टेबल बना लेना, ओके TDS TCS में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोल रहा है और टेस्ट देना चाहिए, नहीं तो मेरा सब्जेक्ट नहीं डिस्ट्रॉय होगा टेस्ट में बोला, स्पेशली फेस टू फेस, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी TDS में 2,50,000 नहीं आया, TDS में आता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 के ऊपर होगा तो TDS काटना जरूरी है, TCS के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और वहाँ तो वैल्यू थी विदाउट GST, वे बिल में तो वैल्यू है इंक्लूडिंग GST, तो जितनी भी ऐसे लिमिट क्राइटेरिया है एग्जम्पशन के एक टेबल बना के देखो, एग्जम्पशन के क्राइटेरिया, TDS के क्राइटेरिया, इसके क्राइटेरिया, ठीक है, तो अब आपको GST बट शैल एक्सक्लूड, हाँ प्राप्त वैल्यू में एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर इनवॉइस इज इशूड रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जाम एंड टैक्सेबल सप्लाई, यानी अगर आपने कंबाइन सप्लाई किया होगा मतलब एक ही इसमें कुछ एग्जाम है और कुछ टैक्सेबल है, ओके, तो एग्जाम सप्लाई की
एक्सक्लूड किया। ओके मैं आगे बताऊंगा। अगर आपका सप्लाई एग्जाम होगा तो मैं एक चीज दिमाग में रखनी है, सप्लाई एग्जाम है ना, ईवे बिल ना टीडीएस ना टीसीएस। अगर सप्लाई एग्जाम ईवे बिल की जरूरत और आपकी कंबाइन बिल बना होगा तो एग्जाम की वैल्यू निकाल कर एग्जाम की वैल्यू निकाल के अगर आपकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है। देखो एक प्रॉब्लम ले लो, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी, यू वांट टू ट्रांसफर सर्टेन स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन पुणे टू लोकेशन ऑफ बायर मिस्टर एक्स एट बैंगलोर फॉर द गुड्स सप्लाइड बाय मिस्टर एक्स, ही हैज रेज्ड इनवॉइस। आइटम टू आइटम जा रहा है, एक टैक्सेबल है, बी एग्जाम्प्ट है। एक 40,000 वैल्यू पर उसके ऊपर जीएसटी 12%, टोटल कितना हो रहा है? हाँ 4,800, टोटल 44,800, बी का 25,000। इवन तो आपकी बिल वैल्यू 69,800 जा रही होगी पर एग्जाम्प्ट आपको कंसीडर नहीं करना है। और टैक्सेबल विद जीएसटी, कम ऑन टैक्सेबल विद जीएसटी कितना होता है? 44,800 या 50,000 से कम है तो आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ओके डिटरमाइन वेदर इन अबव केस ईवे बिल इज रिक्वायर्ड और नॉट। ओके व्हाट नो इंटरेस्ट कितना है? पुणे से बैंगलोर जा रहा है ना, पुणे से बैंगलोर जा रहा है ना, इंटरस्टेट ही है ना। हाँ यहाँ आगे देखो, वुड योर आंसर डिफर? आंसर डिफर if value of item 8 is rupees 49,000, अगर आइटम 8 की वैल्यू 49,000 होगी तो डिफरेंट आएगा क्या? मतलब यूवी नहीं करना पड़ेगा, लगेगा ना वैल्यू प्लस जीएसटी तो 50,000 के ऊपर जाएगा, अरे है ना बोलिए का आंसर में। इन अबव केस एज पर रूल 138 as per rule 130 for calculation of value of consignment, for calculation of value of consignment we have to take value as per section 15, we have to take value as per section 15, as per section 15 which also as per section 15 and also includes GST amount, and also includes GST amount if any. GST amount if any, but excludes value of exempt supply. But excludes value of exempt supply. Yeah? Value of exempt supply. So here given case value of consignment equals to 40,000 plus GST 4,800, 44,800. Which is less than 50,000. Hence EVA bill is not mandatory. Hence EVA bill is not mandatory. ठीक है, केस टू में अगर वैल्यू ऑफ ए कितना, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज 49,000, देन टोटल वैल्यू इक्वल्स टू, टोटल वैल्यू फॉर EVA bill इक्वल्स टू 49,000 प्लस 12% GST, 49,000 प्लस 12% GST, है ना कितनी है? बोलो इंटू 12% करो, 54,800। EVA bill is required, EVA bill is required। अब मेरा आपसे एक सवाल, ये केस मेरे को सॉल्व कर दो, मजा आएगा। माइक नहीं है आपके पास आज, लेकिन मैं आपका केस में रिपीट करूँगा ध्यान से। इसको अगर ये केस स्टडी सॉल्व किया तो अब बोला जाएगा कि यार आपने जीएसटी क्लियर नहीं पढ़ा। मैं अपना गुड्स महाराष्ट्र से एमपी में भेज रहा हूँ, ठीक है, मेरे एजेंट को यहाँ से गुड भेज रहा है एमपी, मेरे एजेंट, मेरा एजेंट आगे जो फर्दर सप्लाई करता है तो खुद का इनवॉइस नहीं, मेरा इनवॉइस यूज कर रहा है। एक्सप्लेन implication of GST, document to be issued and whether EVA bill to be raised। अज्यूम करो यहाँ पे मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू अगर मैं डिटरमाइन करूँ 80,000 है, मैं आपको चलो वैल्यूएशन कौन सा रूल लगाना ये आपको पूछूंगा। अभी मैं दे देता हूँ कंसाइनमेंट वैल्यू 80,000, आपको 4 बातें कि मैं इंटरेस्ट कर रहा हूँ मेरे एजेंट को, क्या सप्लाई बोला जाएगा क्या जो मेरा इनवॉइस बनाया? रुक जाओ, पहला क्वेश्चन सप्लाई बोला जाएगा, दोस्तों मूवमेंट तो है, फिर ये मूवमेंट अगर सप्लाई नहीं बोला गया तो फिर डॉक्यूमेंट क्या बनेगा? तीसरा, क्या EVA बिल बनानी पड़ेगी क्या? हाँ, क्या EVA बिल बनानी पड़ेगी क्या? चौथा, मेरे गुड्स की वैल्यू मैं 80 नहीं, मेरे गुड्स की वैल्यू 49, एक्चुअल वैल्यू 49,000 है। सुनो 80 नहीं, मैं कितना ले रहा हूँ? एक्चुअल वैल्यू 49,000, बाय गुड ओपन मार्केट वैल्यू जो भी है, क्योंकि प्रिंसिपल टू एजेंट जाता है तो 29 लगता है, बट रूल 29 में ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ दैट एजेंट्स वैल्यू, मुझे याद आएगा। तो 27 कंसिडरिंग
कंसिडरेशन 29 रिलेटेड 29 प्रिंसिपल टू एजेंट. अब मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा कि एजेंट मतलब तो खुद का इनवॉइस दे रहा है, लेकिन वहाँ लिखा ऐसा नहीं, वो कोई भी एजेंट को रखता है. ठीक है, ये एजेंट को भी भेज लो तो वैल्यू जस्ट बता रहा है. वो टीम में लेके जा रहा हूँ वैल्यू 49. हाँ, पहला सवाल ध्यान से सुनना, क्या ये सप्लाई? अरे इंटरेस्ट रेट, हाँ नहीं नहीं ना, सप्लाई नहीं है, सिर्फ मूवमेंट है, क्योंकि 7(1) में फॉर कंसिडरेशन नहीं है, और 7(1) सी शेड्यूल 1 में कहीं आता नहीं है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी को नहीं है, या फिर ये टीम लिस्टिंग पर्सन को नहीं है. पैरा 3 में किसका बेटा? एजेंट को है. ओके, पैरा 3 में एजेंट को है, पर एजेंट खुद का इनवॉइस नहीं बना रहा है, तो 3 में भी नहीं आता, मतलब ये सप्लाई नहीं है. इज इट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर. दूसरा, कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा? रूल 55 चालन. रूल 50 वैल्यू चालन में मैंने वैल्यू डिक्लेयर की 49,000, सिर्फ डिक्लेयर की, और उसका रूल 55 चालान जाके देखोगे तो जीएसटी भी दिखाना पड़ता है आपको, पे नहीं करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है. तो 49,000 का जीएसटी भी दिखाया है, पे करने की कोई जरूरत नहीं. तो टोटल मेरी चालान की वैल्यू जीएसटी अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं पे करने वाला नहीं हो, तो 54,800 आएगी. ये बेटा अगर इंटरेस्ट को नहीं भी समझा तो मैं फाइनल लेवल, वैसे मैंने आपको लेवल पे पढ़ा, इंटर लेवल पे भी पढ़ा है. ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है. तो मुझे 54,800 बन रही, पर वो जीएसटी में दे नहीं रहा, तो मेरा सवाल ये भी बनेगा, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी वैल्यू 49 है, मैं जीएसटी पे नहीं कर रहा हूँ. तभी मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू करने निकालने के लिए चालान में जो जीएसटी बताया, जो मैं पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, क्या वो भी ऐड किया जाएगा? हाँ, मेरा क्वेश्चन बन गया. जब मैं चालान वो करके लाएगा क्या? हाँ बेटा, क्योंकि डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, डिक्लेयर्ड इन द बिल ऑफ सप्लाई एंड डिक्लेयर्ड इन क्या? तो इवन दो आप वो जीएसटी गवर्नमेंट को दे नहीं रहे क्योंकि सप्लाई नहीं है, पर चालान में आप मुझे किया तो वैल्यू है ना, तो वैल्यू ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो लेना पड़ेगा, ये बिल बनाना पड़ेगा. जो चलो ओके, ये एमसीक्यू में आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें स्पेसिफाई दिस इज, ये बिल इज नॉट रिक्वायर्ड. इंपॉर्टेंट, कहां का ये बिल नहीं चाहिए? ओके, ये बिल इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन फॉलोइंग दिस, गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर गिवन बिलो. अगर ये लिस्ट ऑफ गुड्स हो गए तो ये बिल नहीं चाहिए. पेट्रोल, मटेरियल, गैस, केरोसिन, पोस्टल बैगेज, नेचुरल गैस, कल्चर बर्ड्स वगैरह, ज्वेलरी, करेंसी, यूज पर्सनल एंड हाउसहोल्ड इफेक्ट, आपके पर्सनल गुड्स हो गए, हाउसहोल्ड गुड्स हो गए, ये बिल नहीं चाहिए. ओके, कोरोना पर्सनल लीज लग करना है क्या? नहीं, रीड करके छोड़ देना. इसमें से भी यूज पर्सनल इफेक्ट याद रखना. ओके, एलपीजी वगैरह अलग रखना होगा फॉर डोमेस्टिक यूज. ठीक है, दूसरा क्या क्या याद रखना है? वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस. सर मैं बैलगाड़ी से मतलब घोड़ा कार से गुड्स लेके जा रहा हूँ जिसमें मोटर नहीं है, नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस है, तो क्या ये भी लगेगा क्या? नहीं, ओनली मोटराइज्ड कन्वेंस में ये भी लगेगा. नेक्स्ट, वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन टू इनलैंड कंटेनर डिपो. और जब आप कस्टम पढ़ोगे, ये इंटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पर फाइनल के लिए. और देखो पोर्ट से आईसीडी आता है, पढ़ोगे तो आएगा पोर्ट से कहा आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो, जो कस्टम स्टेशन एरिया वाइज बनाए रहते हैं, कुछ आ जाए तो वो आईसीडी में, तो वहाँ यूएबी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड्स अभी भी कस्टम कंट्रोल में, गुड्स अभी तक इंडिया में क्लियर नहीं हो, तो ये आपको कस्टम में आ जाएगा. नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरियाज नोटिफाइड अंडर द रूल 138 ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन अ पर्टिकुलर स्टेट. हाँ, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ओके, गवर्नमेंट कुछ एरिया नोटिफाई कर सकती है, जैसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो कि एनी विलेज एरिया, वहाँ वगैरह गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवी बनाने की जरूरत नहीं, अभी तक कोई नोटिफाइड नहीं है, तो गवर्नमेंट हर स्टेट में कुछ एरिया नोटिफाई कर सकती है जहाँ ईवी बनाने की जरूरत नहीं. उसके बाद में वेयर द गुड्स, ये देखो, वेयर द गुड्स अदर देन ऑयल के बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स. स्टार्ट, अगर आपका कुछ एग्जम्प्ट होगा तो ईवी बनाने की जरूरत नहीं है, अदर देन टी ऑयल केक. हाँ, पर टी ऑयल केक का आपको ईवी बनाना पड़ेगा, बाकी कोई भी एग्जम्प्ट गुड्स का आपको ईवी बनाने की जरूरत नहीं. उसके बाद में वेयर द गुड बीइंग ट्रांसपोर्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट. अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई वाले गुड्स, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब कौन से? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड याद है ना, तो उसके भी ईवी बनाने की जरूरत नहीं है. वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड और अंडर कस्टम पोर्ट फ्रॉम इनलैंड कंटेनर डिपो टू कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन, फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन कस्टम पोर्ट टू अनदर. इन शॉर्ट, कस्टम्स एरिया में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. इंटर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिए कस्टम पढ़ने के बाद समझ जाएगा. ओके, तो उसके बाद में वेयर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, लाइन इंपॉर्टेंट, गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान को ट्रांसपोर्ट हुआ तो ईवी की जरूरत नहीं है. वेयर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर वेरियस नोटिफिकेशंस, जैसे कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट वगैरह, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट के एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड लास्ट, सॉरी, हाई, वेयर द कंसाइनर ऑफ द गुड्स इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखना. कंसाइनर ऑफ द गुड्स सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, लोकल अथॉरिटी होगा, और ट्रांसपोर्ट बाय रेल होगा, तो ईवी बनाने की कोई जरूरत नहीं है. वेयर एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, और अगर गुड्स आप 20 किलोमीटर के अंदर ओके व्योमेंट के लिए लेके जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो? व्योमेंट के गिनने के लिए, उसका तो वो केस में ईवी बनाने की जरूरत नहीं है. और लास्ट को वेयर एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर बैगिंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर बीइंग मूव्ड फॉर रीजन अदर देन क्या? सप्लाई. मतलब आपके घर से अभी सिलेंडर लेके जा रहे हैं और कंपनी सिलेंडर कंपनी को वापस कर देंगे, तो एम्प्टी सिलेंडर्स होगा, तो वहाँ ईवी बनाने की जरूरत नहीं है. एक छोटा सा एग्जांपल, मिस्टर राजेश सेंड द गुड्स 1,20,000 फ्रॉम हैंड रिक्शा फ्रॉम करोल बाग लक्ष्मी नगर, ओके, डिस्टेंस 12 किलोमीटर, तो क्या ईवी बनाना पड़ेगा? एक्चुअली ये इंट्रा भी होगा, इंट्रा स्टेट में भी यही लिस्ट है, इंट्रा स्टेट भी होगा, हाईवे पे क्या इंट्रा स्टेट भी होगा, तो भी लिस्ट यही 90% से, और इंटर स्टेट होगा तो भी आपको ईवी बनाने की जरूरत नहीं. नाउ बिल टू शिप टू, कुछ याद है बिल टू शिप टू कितने परसेंट की डायरेक्शन पे? तो आपको दो फिल्म मिलेगी, बिल टू एंड शिप टू. पार्ट ए में, तो पार्ट ए में दो बिल, एक मिलेगी बिल टू शिप टू
ट्रांसपोर्टर को और नेक्स्ट पेज पे आएगा आफ्टर ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड व्हेन मल्टीपल कंसाइनमेंट आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसमिटेड इन वन कन्वेंस ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट द सीरियल नंबर ईवे बिल जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल एंड कंसोलिडेटेड ईवे बिल EWB02 may be generated by him on said common portal prior to movement of क्या कुछ ट्रांसपोर्टर को EWB02 भी बनाना जरूरी कंसोलिडेटेड EWB इज लाइक अ ट्रिप शीट तो मैंने बताया ना पूरी ट्रिप शीट मतलब क्या होता है बस में कितने लोग हैं उसकी डिटेल्स बेसिकली आपके ट्रक में कितने टूल्स हैं उसकी डिटेल्स ओके trip sheet and it contains details of different EWB in various consignments being transported in one vehicle and this EWB will have different validity period hence consolidated EWB does not have any independent validity period further individual consignment specifying consolidated EWB should reach the destination as per the validity period of EWB ठीक है what are the documents shall be carried by the person in charge of the conveyance मतलब क्या अब जो भी ट्रांसपोर्टर जब कुछ लेके जाएगा वो तो EWB तो ठीक है इन एडिशन टू दैट अपने पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रखेगा तो अपने पास सप्लायर का इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान रखेगा और कॉपी ऑफ EWB फिजिकल फॉर्म हो सके या EWB नंबर अच्छा वो EWB की प्रिंट आउट नहीं लेता है एटलीस्ट EWB नंबर उसके पास में किसी ऑफिसर ना करोगा तो EWB नंबर देगा और ऑफिसर को EWB नंबर लेके अपने मोबाइल से कॉमन पोर्टल ओपन करेगा या डिवाइस से कॉमन पोर्टल ओपन करेगा और उसमें चेक कर लेगा इज इट क्लियर ओके नाउ EWB नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप टू रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस एम्बेडेड नाउ अभी तो बेटा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस मतलब सिंपल वर्ड में जीपीएस ओके अभी जीपीएस कंपलसरी नहीं किया पर इसके आगे हर ट्रांसपोर्टर को जीपीएस कंपलसरी कर दिया जाएगा और कंपनी ऑफिसर के पास ओके जब भी वो ट्रांसपोर्ट होगा तो ऑफिसर के पास एक मशीन होगी वो मशीन मैप कर देंगे जीपीएस के साथ तो वो डेटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा अरे है ना कि आपके ट्रक में कौन-कौन से EWB बने हैं कौन-कौन से रूट जा रहे हैं कौन से सप्लायर के जा रहे हैं मतलब आपको फीडर देने की नहीं वो आएगा आपके मशीन के साथ कनेक्ट करेगा डेटा इंपोर्ट कर लेगा इज इट क्लियर ओके तो ये सब EWB से रिलेटेड रहेगा हाँ लेकिन ये जो क्लॉज बी है ओके क्लॉज बी में अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है अगर रेल एयर और वेसल होगा तो उनको ईवे बिल ओके फिजिकल फॉर्म में या नंबर वगैरह कैरी करने की कोई जरूरत नहीं और उनकी इसमें भी डिवाइस फिक्स नहीं किया जाएगा इज इट क्लियर ओके नेक्स्ट प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंशन आल्सो कैरी अ कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री ओके फाइल्ड बाय इंपोर्टर ऑफ सर्विस ओके मतलब अगर आपका इंपोर्टेड गुड्स होगा तो कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री साथ में होना जरूरी ओके राइट शॉर्ट नोट ऑन इनवॉइस रेफरेंस नंबर ये देखो क्या शॉर्ट नोट है अब देखो क्या होता है मैं समझ लो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूं मैं ट्रांसपोर्ट करना चाहता हूं ट्रांसपोर्टर तो मैं ट्रांसपोर्टर तो मैं क्या जनरेट करूंगा EWB01 मैं कॉमन पोर्टल पे जाऊंगा EWB01 ओपन करूंगा पार्ट ई इंफॉर्मेशन कंप्लीट करूंगा पार्ट बी की इधर मैं कंप्लीट करूंगा या ट्रांसपोर्टर को असाइन कर दूंगा अरे है ना पार्ट बी की इंफॉर्मेशन फिर ये गुड्स उसको हैंड कर दूंगा फिर गुड्स मेरा EWB01 बन गया अब वो क्या बनेगा EWB02 अगर ये अभी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है अगर ट्रांसपोर्टर एक ही कंसाइनमेंट लेके जा रहा है सुनना मेरी बात अगर ट्रांसपोर्टर क्या एक ही कंसाइनमेंट लेके जा रहा है तो EWB02 जरूरी है नहीं अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट हो गए तो ही EWB02 चाहिए नहीं बस ठीक है अगर वो सिर्फ मेरी कंसाइनमेंट लेके जा रहा है मेरी फैक्ट्री के कुछ लेके जा रहा है किसी के कुछ वो लेके नहीं जा रहा है तो EWB01 ही सफिशिएंट है वो केस में EWB02 बनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सेक्शन बहुत रूल बहुत क्लियर है मल्टीपल कंसाइनमेंट होगा तो EWB02 चाहिए आई होप यू अंडरस्टूड है ना अब मैंने उसको कंसाइनमेंट दिया कंसाइनमेंट देने के बाद ओके अब मुझे क्या उसको फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस भी देना पड़ेगा अब मैंने जो फिजिकल कॉपी इसका इनवॉइस तो जनरेट होगा या चालान जनरेट होगा या बिल ऑफ सप्लाई जनरेट होगा उसको देना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई अब उसको देने के बाद वो मेरा ले रहा है दूसरे का ले रहा है दूसरे का ले रहा है ऐसे 50 इनवॉइस कैसे हैंडल करेगा ओके EWB के साथ तो एक दूसरी फैसिलिटी मैं उसको फिजिकल फॉर्म में इनवॉइस ना देते हुए मैं जब EWB बना रहा हूं
रोक ले, हमको राइट ट्रैक को रोक दे बस। ओके, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने रोका तो सबसे पहले आपने काम करना। अब वर्डिंग देखो क्या, आपके हाथ में पावर दी है, किसी भी ट्रक वाले को रोका है, कन्वेंस को रोका, तो समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन बाय प्रॉपर ऑफिसर इन पार्ट ए ऑफ ईडब्ल्यूडी 03 विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन। और आपको बता दो, आपको रोका गया, ये आप भी रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। मतलब आपका कन्वेंस रोका गया, आप इमीडिएट कॉमन पोर्टल पे जाओ और फाइल माय कन्वेंस इज डिटेल। जैसे आपने डिटेल लिखा तो कॉमन पोर्टल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा कि ये ऑफिसर ने 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट दी है या नहीं। ठीक है, 24 आवर्स इंस्पेक्शन और ईडब्ल्यूडी 03 में देना पड़ेगा। ओके, मतलब प्राइमरी रिपोर्ट उसको 24 घंटे में देनी पड़ेगी इंस्पेक्शन की, और ईडब्ल्यूडी 03 में 3 दिन में पूरा इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो 2 रिपोर्ट जाएगी। प्राइमरी रिपोर्ट पार्ट ए में जाएगी, वो 24 घंटे में देनी पड़ेगी कि प्राइमरी उसने क्या देखा इंस्पेक्शन में, और फाइनल रिपोर्ट क्या पार्ट बी में 3 दिन के अंदर जाएगी। Okay, provided that where the circumstances so warrant, commissioner or any other officer authorized by him beyond sufficient cause being shown extended time period of recording of final report in part B not exceeding 3 days, 3 दिन का और उसको extension मिल सकता है। ठीक है, period of 24 hours as the case may be, 3 days shall be counted from the midnight of the day on which vehicle is intercepted। ठीक है, जिस दिन भी vehicle रोका गया उसके midnight से 3 दिन या 24 घंटे कैलकुलेट किए जाए। ओके, एक डोंट मिसअंडरस्टैंड, 24 घंटे कन्वेंस को रोक सकता है, 24 घंटे की रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट वो कन्वेंस का 8 घंटे रोक के छोड़ देगा। ठीक है, रिपोर्ट इसको 24 घंटे या 3 दिन में देनी। Where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place, at one place within the state or union territory or in the state or union territory, no further physical verification of said conveyance shall be carried out again in the state or union territory। एक बार कोई भी स्टेट में फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया तो वो स्टेट में दूसरी बार नहीं हो सकता। ओके, अगेन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब इसमें देखो दो ओपिनियन, वो कहते हैं कोई स्टेट में अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो ओके, नो फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट शैल बी कैरिड आउट अगेन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कुछ लोगों का कहना है वहां इन द सेम स्टेट नहीं बोला, इसी कितना बोला इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब क्या कोई दूसरे स्टेट में भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर वहां इन द सेम स्टेट होता मतलब क्या, सेम स्टेट में दोबारा नहीं होगा, पर दूसरा स्टेट वाला ऑफिसर उसको रोक सकता है। तो कुछ लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है नहीं, इन द सेम स्टेट नहीं बोला मतलब क्या, मतलब कि भाई दूसरे एक बार कोई भी स्टेट में हो गया तो दूसरे कोई स्टेट में नहीं होगा। तो स्कूल सब चल रहे हैं, क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं। मैं दूसरे वाले में ज्यादा फेवर हूं, एक बार कोई भी स्टेट में हो गया, सेम वाला नहीं, कोई भी स्टेट में हो गया तो अब पूरे इंडिया में होगा ही नहीं होगा फिजिकल वेरिफिकेशन अनलेस यू आर एनी स्ट्रांग डाउट। मेरी बात समझिएगा, कोई इवेंट विल काम करने हर स्टेट में वापस हो गए, हरेसमेंट तो वही रहेगी। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन अ मोमेंट, ये आपने बोल देना किस तरह से इंस्पेक्शन होगा। हाउ शुड इंफॉर्मेशन परमिटिंग टू डिटेल व्हीकल बी अपलोडेड, वेयर द व्हीकल हैज बीन इंटरसेप्टेड और डिटेल पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स, तो ट्रांसपोर्टर ने अपलोड द सेम इंफॉर्मेशन। मतलब अगर 30 मिनट से ज्यादा आपका ट्रक रोका गया तो ट्रांसपोर्टर चुपचाप मोबाइल से ई-वे बिल का पोर्टल ओपन करेगा और कंप्लेंट करेगा। कंप्लेंट मतलब इंफॉर्मेशन देगा, मेरा 30 मिनट से ज्यादा व्हीकल किसी ने रोका गया है, ये किसी ने मतलब वो ऑफिसर ने रोका गया। जैसे उसने इंफॉर्मेशन दिया कॉमन पोर्टल उससे रिपोर्ट में देगा क्यों रोका, सबमिट द रिपोर्ट विद इन 24 एंड अब कोई शो किया ना आपको नहीं रोकेगा। इज इट क्लियर? Explain the restriction on furnishing the information in part A of the EWB 01, the amendment देखो, as per 138 law, notwithstanding to anything 138, no person, including consignor, consignee, transporter, e-commerce operator, courier agency, shall allow to furnish the information in part A of EWB 01 in respect of the registered person, whether as a supply recipient who, being a person paying tax under section 10, has not furnished the return for 2 consecutive tax। मतलब क्या समझा? अगर कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम में और 2 consecutive tax credit उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या the part notwithstanding to anything contained, no person मतलब कंसाइनर shall allow to furnish, मतलब EWB 01 का ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा अगर आप 2 consecutive period के रिटर्न नहीं दे रहे हो। अब सुनो, आपको याद है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय ऑफिसर, वहाँ कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए 3 consecutive period है। अगर आपने 3 consecutive period अगर रिटर्न नहीं दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, और 2 consecutive period टैक्स रिटर्न आपने नहीं दिया तो ई-वे बिल आपको अलाउ नहीं किया जाए। और नेक्स्ट, बीइंग अ पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड क्लॉज ए हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर पीरियड ऑफ क्या 2 मंथ्स, मतलब क्या एक मिनट, नॉर्मल पर्सन का 6 टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं किया, 6 टैक्स पीरियड का रिटर्न नहीं किया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। और ई-वे बिल का 2 टैक्स पीरियड का उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। हां, प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर में ऑन सफिशिएंट कॉस्ट बीइंग शोन एंड फॉर रिजल्ट टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय ऑर्डर अलाउइंग फर्निशिंग द सेम इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ EWB 01 सब्जेक्ट टू कंडीशन एज स्पेसिफाइड, कमिश्नर को स्पेशल परमिशन दे सकता है। Okay, provided further that no order of rejecting the request of such person to be furnished in part A of this first provision shall be passed without affording। ठीक है, इसमें बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट है। Explain the legal consequences of non, very important, ठीक है। Okay, explain the legal consequences of non-compliance of e-वे bill. If e-वे bill wherever required are not issued in accordance with the provision contained in Rule 138 of CGST rules, the same will be considered as a contravention of, okay, section 132। अगर e-वे section 122 मतलब अगर किसी ने e-वे बिल नहीं जनरेट किया तो सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई जाएगी और वो होगी, ओके, पेनल्टी कितनी होगी तो पेनल्टी ₹10,000 या टैक्स सॉट टू बी वैलिड, यानी जितना वो कंसाइनमेंट का टैक्स बनता है या 10,000 व्हिचएवर इज हायर, इतनी पेनल्टी लगाई जाएगी। ई-वे बिल को इग्नोर मत करना, समझ में आया क्या? ये बनाना जरूरी है। और 129 के तहत ट्रांसपोर्टर के गुड्स स्टोर्स व्हाइल दे ट्रांजिट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ
of this act, all such goods or conveyance okay carrying the same goods or including document वो liable to detention and seizure. मतलब सभी goods seize कर लिए including documents. I hope you understood. ये था regarding to the e-bill. बाकी तो मैंने just clarification दिया. ये आप read कर सकते हो इसमें problem नहीं. सिर्फ मुझे एक पढ़ना है इसमें. ये वाला clarification में ये second नंबर. Where goods are transit through another state while moving in from one area in a state to another area in same state. पहले तो word transit है या transit है? Transit मतलब goods same conveyance में है. तो बताओ goods same conveyance में है. सुनो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में नहीं जा रहा है और कर्नाटक की बॉर्डर यूज कर रहा है समझेंगे मुझे तो वो केस में ई-वे-बिल इंट्रा स्टेट वाला लगेगा या इंटर स्टेट क्योंकि बॉर्डर कर्नाटक की यूज कर दिया तो इंट्रा लगेगा इंटर स्टेट देखो क्या करें इट नॉट बी नोटेड दैट ई-वे-बिल जनरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर सप्लाई इंटर स्टेट और नॉट बट ऑन वेदर मूवमेंट ऑफ goods is इंटर स्टेट और नॉट ओके नेक्स्ट therefore it goes transit through second state while moving to one place in a state to another place in same state ई-वे-बिल is required to be generated तो ध्यान से सुनना even though सप्लाई आपका इंट्रा ही है क्योंकि LOS एंड POS सेम स्टेट में लेकिन अगर आप दूसरा स्टेट यूज करते हो मूवमेंट के लिए मोमेंट के लिए आप दूसरा स्टेट यूज करते हैं मतलब आपका ट्रक दूसरे स्टेट से जा रहा है तो वो केस में ई-वे-बिल इंट्रा का नहीं बनेगा वो केस में ई-वे-बिल किसका बनेगा बेटा इंटर स्टेट का ई-वे-बिल बनेगा इंटर स्टेट ई-वे-बिल बनेगा ठीक है और नेक्स्ट वेयर गुड्स मूव फ्रॉम DTA यूनिट टू SEZ एंड वाइस वर्सा वेयर गुड्स मूव फ्रॉम DTA यूनिट टू SEZ यूनिट और वाइस वर्सा लोकेटेड इन सेम स्टेट एंड लोकेटेड इन सेम स्टेट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू जनरेट ई-वे-बिल ख्याल है लेकिन नो रिक्वायरमेंट टू जनरेट ई-वे-बिल मतलब इंटर स्टेट का ई-वे-बिल नहीं चाहिए SEZ बॉम्बे में ही है और वहां से पुणे आ रहा है गुड्स तो इंटर स्टेट का ई-वे-बिल नहीं चाहिए पर किसका ई-वे-बिल चाहिए इंटर स्टेट का ई-वे-बिल तो देखो वहां इंटर स्टेट ई-वे-बिल इज नॉट रिक्वायर्ड but interstate e-way-bill is required. But interstate e-way-bill is required. ठीक है ऐसे जो ट्रांसफर वाला पर आपको एग्जाम में बताओ इंट्रा के हिसाब से लिखना है या इंटरस्टेट के हिसाब से इंटरस्टेट के हिसाब से लिखना है नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन आपने पढ़ लेना गो डाउन ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ प्रोसीजर उन्होंने दी है यहाँ ई-वे-बिल खत्म होता है जस्ट 5 मिनट्स क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं मैं बता देता हूँ ये फाइनल में आए हैं इंटर के स्टूडेंट को भी इजी होगा समझना देखो स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा RDP में क्वेश्चन कैसे कवर किया है with reference to the provision relating to electronic label as prescribed under GST law answer the following question Sindhi toys manufacturer registered in Punjab sold electronic toys to a retail seller in Gujarat ठीक है at a value 48,000 excluding GST 18% now it want to send the consignment of such toys to retail sellers in क्या गुजरात वो पंजाब से कहाँ भेज रहा है गुजरात ठीक है value 48,000 का है you are required to advise Sindhi toys manufacturer on following issues whether e-way will be mandatorily required to be generated in respect of such moment of goods बेटा यस लिखने कोई सीपीटी एग्जाम नहीं है आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा बाय रोड ओके आपको यहां से लिखना पड़ेगा ओके ई-वे-बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इफ वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट एक्सीड 50,000 बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट मे बी कंसाइनर कंसाइनी अरे है ना ओके तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा पर यहां तो वैल्यू बेटा 48,000 ही है हां एक्सक्लूडिंग जीएसटी मतलब जीएसटी अमाउंट ऐड करना पड़ेगा और जीएसटी अमाउंट अगर मैं ऐड करूं तो 50,000 से ज्यादा जाएगा मतलब ओके वो प्रोविजन लिखनी पड़ेगी वैल्यूएशन का वो जो वैल्यू 15 के हिसाब से होगा इंक्लूड्स जीएसटी एक्सक्लूड्स एग्जाम सप्लाई लॉ पूरा प्रॉपर्ली लिखना है आपको बाकी देखो तो ई-वे-बिल जनरेट होगा if yes who is required to generate e-way-bill why a registered person who causing the movement तो क्या Sindhi toys who causing the movement what will be the consequences of non issuance of e-way-bill अभी लास्ट क्वेश्चन देखा और ध्यान रखना इंस्टीट्यूट की आदत होती है जहां एंड होता है वहां से स्टार्ट करती है और जहां आप एंड करने जाओ वहां से स्टार्ट करती है अब क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्योंकि जैसे जैसे वो एंड में आता है पेज फास्ट टर्न होते हैं तो वो वहां से स्टार्ट करती है बताओ क्या कॉन्सिक्वेंसेस अगर e-way-bill नहीं दिया तो पेनल्टी 10,000 रुपए 122 की पेनल्टी लगेगी ओके 10,000 रुपए या टैक्स डिवाइडेड और गुड्स सीजर में जाएगा including transporter का conveyance याद आएगा okay next Power Electrical Limited a registered supplier of air conditioner is required to send from Mumbai Maharashtra consignment a part of air conditioner to be replaced under warranty at various client location in Gujarat वो वारंटी रिप्लेसमेंट में गुड्स दे रहा है और फ्री दे रहा है तो वैल्यू कंसाइनमेंट डिक्लेयर्ड इन द डिलीवरी चालान में दे रहा है क्योंकि वारंटी फ्री दे रहा है अरे है ना और डिलीवरी चालान में दे रहा है a company to goods 70,000 Power Electrical Limited claim that since the movement to Gujarat is caused due to reason other than supply e-way-bill is not mandatorily required to be generated in this case you are required to examine the technical veracity of the claim made by Power Electrical Limited उसका कहना सप्लाई नहीं है तो ये बिल जनरेट करना नहीं पड़ेगा इसको बुलाना इधर है ये बिल फॉर सप्लाई अदर देन सप्लाई द परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन तीनों केस में बिल जनरेट करना पड़ेगा तो क्या यहाँ पूरा पहले एक्सप्लेन करना प्रोविजन और फिर ये इज इट क्लियर ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ब्यूटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ब्यूटी कॉस्मेटिक लिमिटेड हैज मल्टीपल होलसेल नाउ सुमित ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हम क्या इनवॉइस स्प्लिट कर सकते हैं क्या और अगर हमने इनवॉइस स्प्लिट कर दिया तो आपने बोला ई-वे-बिल इनवॉइस वाइज चलेगा मैंने 5 लाख का कंसाइनमेंट मुझे भेजना है मैंने उसके 10 नहीं 12 इनवॉइस बना ली और सब 50,000 के बिलो बनाए तो फिर क्या होगा क्या मुझे एक ही बंदे के 12 इनवॉइसेस से कंसोलिडेट के बेस लेना पड़ेगा इनवॉइस में देना पड़ेगा ओके यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ गया जब आगे भी पढ़ोगे तो तुम इसका आंसर देखो देखो अब देखो क्या हुआ था ब्यूटी कॉस्मेटिक्स लिमिटेड हैज मल्टीपल होलसेल आउटलेट्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इन मुंबई महाराष्ट्र इट इज योर ऑर्डर फॉर कॉस्मेटिक वर्थ रुपीस 1,20,000 including GST thank you Gaurav from Prasanna owner of retail cosmetics store in Delhi while checking the stock it is found that order worth 55,000 can be fulfilled from company's other store and remaining 65,000 from Malad Mumbai store अब मैं आपको एक बात बता दूं जब ऐसे मुंबई वगैरह या मैक्सिमम नेम अगर महाराष्ट्र के मतलब समझना आरटीपी महाराष्ट्र में नहीं
द स्टोर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू इशू क्या सेपरेट इनवॉइसेस। हाँ, अब क्योंकि उसके दो अलग अलग स्टोर से मेरा क्लाइंट एक ही है पर दो अलग अलग स्टोर से चालान बन रही है। ओके, दिया जा रहा है द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू पर्सन नाइन दिल्ली अ सिंगल कन्वेंस ओन्ड बाय राधे ट्रांसपोर्ट। अच्छा, कन्वेंस भी एक है, राधे ट्रांसपोर्टर ही एक ही है, लेने वाला भी एक ही है और दो जगह से चालान बन रही है, इनवॉइस बन रहा है। तो उसका ईमेल कंसोलिडेट बनेगा या अलग अलग जाएगा? तो ना इसका आंसर दोगे कि क्लैरिफिकेशन अलग अलग जाएगा, मतलब 55,000 का अलग और 65 का अलग। अगर इसमें 55,000 की जगह 40,000 भी होता तो फिर उसका ईमेल बनाने की जरूरत नहीं होती, सेपरेट ईमेल देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ, वो तो EWB 02 बनेगा ना, उसका कंसर्न नहीं। तो वो EWB 02 में वो डिटेल्स देगा, पर यहाँ कंसर्न बस दो EWB बने, राधे ट्रांसपोर्टर को EWB 02 बनाना पड़ेगा। नहीं समझ क्या? क्योंकि मल्टीपल कंसाइनमेंट जा रहा है, क्यों ना सप्लायर एक ही हो, रेसिपिएंट एक ही हो, और दो जगह से जा रही है तो दो ईमेल बने। आई होप यू अंडरस्टूड। कंसोलिडेटेड EWB 01 नहीं बनेगा, हाँ EWB 02 बन जाएगा। चलो, तो जहाँ हमारा एक चैप्टर खत्म होता है ईवे, ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं। हाँ, तो बेटा ईवे बिल में एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई, बहुत ही छोटी सी अमेंडमेंट, और क्वेश्चन नंबर 13 मेरे ख्याल से आपके इसमें यस क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे क्या अमेंडमेंट हुई देखिए। जैसे ईवे बिल की वैलिडिटी क्या होती है, मतलब ईवे बिल बना लिया तो क्या सालों साल चलता है क्या ईवे बिल, ये उसकी कुछ वैलिडिटी रहेगी यहाँ पे। तो वो देखो यहाँ ईवे बिल की वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं कि ईवे बिल की वैलिडिटी क्या रहेगी। एज पर रूल 138(10) ईवे बिल शैल बी वैलिड फॉर पीरियड एज गिवन इन टेबल बिलो। उसमें कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, और ये अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो यहाँ पे बेटा मतलब छोटे कार्गोज है, ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है। अब आपका सवाल होगा कि ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी क्या? तो ओवर डायमेंशनल कार्गो जो डिफाइन किया अंडर मोटर व्हीकल एक्ट डिफाइन किया उन्होंने, ठीक है। तो अंडर मोटर व्हीकल एक्ट जितना वो अब उसके डेफिनेशन में हमें डिटेल में नहीं जाना है, पर मोटर व्हीकल यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट में जो ओवर डायमेंशनल कार्गो है अगर हम निकाल दें एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली ओवर डायमेंशनल कार्गो के बारे में आएगा। तो ऐसा कोई कार्गो जो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। मतलब क्या, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है इंडिया है, समझ लो इंडिया है, और आपने जो है नागपुर से मुंबई आपने ट्रांसपोर्ट किया बाय ट्रक। आपने बाय ट्रक की डायग्राम निकाल लेना अगर आपको जरूरत होगी तो, ओके, बाय ट्रक आपने ट्रांसपोर्ट किया, ओके। और उसके बाद में यहाँ से वो वेसल में जा रहा है, ये वेसल में जा रहा है, शिप में जा रहा है, और यहाँ से जा रहा है वो शिप में कोई अदर पोर्ट पे, सो सेकंड पोर्ट पे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर ओके आंध्र प्रदेश समझ लो, AP आंध्र प्रदेश थोड़ा ओके साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ से AP जा रहा है बाय ट्रेन, ठीक है, ये बाय ट्रेन जा रहा है। इसको कहते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट, इसको कहते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट। और यहाँ उसका एक जो लेग है, वो एक जो लेग है यहाँ पे वो बाय वेसल है, बाय शिप है, एक जो लेग है वो बाय शिप है। तो ऐसे सिचुएशन में मल्टी मॉडल शिपमेंट होगी और जिसका एक लेग वेसल होगा तो ऐसे केस में देखो ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो वो केस में या मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ शिप, तो अप टू 100 किलोमीटर्स उसको एक दिन मिलेगा। और मल्टी मॉडल शिपमेंट में हर कन्वेंस को जिसमें एक लेग शिप है उसको एक दिन मिलेगा, ठीक है। तो मल्टी मॉडल शिपमेंट यहाँ पे इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप, अगर 100 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आपका ईवे बिल जो है एक दिन तक वैलिड रहेगा, एक दिन तक वैलिड रहेगा। और कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा या मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ, ओके, 1 एडिशनल डे मिलेगा। अब इसमें थोड़ा कंसेप्ट को समझ लो। मल्टी मॉडल शिपमेंट जो होगा उसमें यहाँ पे ओवर डायमेंशनल कार्गो जो है, जैसे सुनना, ओवर डायमेंशनल कार्गो जो है या यहाँ पे अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो जो है यहाँ पे और नीचे। अच्छा, एक काम करता हूँ पहले सब बता देता हूँ फिर आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी मल्टी मॉडल शिपमेंट को बाजू में रखता हूँ, मल्टी मॉडल शिपमेंट को बाजू में रखता हूँ। पहले देखो कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और वो 100 किलोमीटर तक जा रहा है तो उसका ईवे बिल एक दिन वैलिड रहेगा, ठीक है, उसका ईवे बिल एक दिन वैलिड रहेगा। उसके बाद में कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है, कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो बेटा ये सिचुएशन में यहाँ पे 100 किलोमीटर या पार्ट देयर आपको 1 एडिशनल डे मिलेगा। 100 किलोमीटर या पार्ट देयर आपको 1 एडिशनल डे मिलेगा। मतलब क्या, अगर 120 किलोमीटर है तो 2 दिन मिलेंगे, 240 किलोमीटर है तो यहाँ पे 3 दिन मिलेंगे। मतलब हर पर 100 किलोमीटर पे ओके यहाँ पे क्या, तो पर 100 किलोमीटर पे यहाँ जो है बेटा ओके एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, या पार्ट भी होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो अप टू 20 किलोमीटर, हाँ ओवर डायमेंशनल मतलब हेवी व्हीकल हो गए तो अप टू 20 किलोमीटर 1 डे मिलेगा। और यहाँ पे ओवर डायमेंशनल कार्गो 20 किलोमीटर से ज्यादा जा रहा है तो 20 किलोमीटर के स्लैब पे या पार्ट दे रहा उसको 1 एडिशनल डे एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? मतलब अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो 100 किलोमीटर का स्लैब बनाया है या पार्ट दे रहा और ओवर डायमेंशनल कार्गो को 20 किलोमीटर का स्पैन बनाया पार्ट दे रहा, इतना ईवे बिल वैलिड रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो इनवैलिड हो जाएगा अगर आपने एक्सटेंशन नहीं किया तो। और उसके बाद अगर आपका ट्रक पकड़ गया इनवैलिड होने के बाद तो पेनल्टी आ सकती है, सेक्शन आगे 122 की पेनल्टी आ सकती है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कि
यहाँ अब उन्होंने क्या किया, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप, यानी ये पूरा जो टूर हो रहा है ये ओके, यहाँ पे ट्रक से, फिर एक लेग उसका शिप से है, फिर वापस ट्रेन से एक्सेट्रा, वो बेटा इन्होंने ओवर डायमेंशनल कार्गो या ओके अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो सबके लिए सेम रखा। सबके लिए सेम रखा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका फायदा क्या है मैं बताता हूँ। अगर आपका मल्टी मॉडल शिपमेंट है, आई रिपीट मल्टी मॉडल शिपमेंट है, और उसमें ओवर डायमेंशनल कार्गो क्यों ना हो, ओवर डायमेंशनल कार्गो क्यों ना हो, उसको 20 किलोमीटर नहीं, उसको 100 किलोमीटर का स्पैन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि सब जगह उन्होंने ऐड करके रख दिया। यानी अब यहाँ पे ये ओवर डायमेंशनल कार्गो वाला क्लॉज जो है मल्टी मॉडल शिपमेंट को एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी मल्टी मॉडल शिपमेंट होगा तो मल्टी मॉडल शिपमेंट में अगर मैं उसको बहुत कंक्लूड कर दूं, ये जो अमेंडमेंट को कंक्लूड कर दूं, तो ओवर डायमेंशनल कार्गो क्यों ना हो, उसको भी 100 किलोमीटर के हिसाब से पर डे मिल सकता है। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे शिप चेंज हो रहा है और इनकी मूवमेंट में स्पीड भी बदल जाती है और गुड्स लोड करने को टाइम भी लगता है। तो उसको एक लाइन में अगर मैं कहूँ, आप एक लाइन में लिखना चाहते हो, तो मल्टी मॉडल शिपमेंट में अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो वो ये 100 किलोमीटर की स्लैब में भी बेनिफिट क्लेम कर सकता है। यानी 20 का तो लगेगा, अगर 20 में उसका नहीं चल रहा है तो 100 किलोमीटर की स्लैब में एक दिन की वैलिडिटी ले सकता है। इज इट क्लियर? उसको 100 किलोमीटर का स्लैब लग सकता है। तो आपको लिखना है तो साइड में लिख देना कि इन केस ऑफ मल्टी मॉडल शिपमेंट, इन केस ऑफ मल्टी मॉडल शिपमेंट, मॉडल शिपमेंट, बस ये मल्टी मॉडल का अमेंडमेंट हुआ है, मल्टी मॉडल शिपमेंट whether over dimensional cargo or not, over dimensional cargo or not, 100 kilometer per day is available, is available। तो मतलब ईवे बिल जो है 100 किलोमीटर पर डे जो है ईवे बिल इफेक्टिव रहेगा। नाउ नीचे देखो क्या क्या है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। अब समझ लो आपका एक दिन का ईवे बिल दिया और एक दिन 100 किलोमीटर तक या 20 किलोमीटर तक, तो आपको पता है कि नहीं होने वाला, लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन हो गया तो क्या करेंगे, सब ईवे बिल की बैंड बज गई या कोई रीजन की वजह से आप एक दिन में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो वो सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कहती है, वो सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है कि आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो 8 घंटे पहले विद इन 8 आवर्स, सॉरी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी, मतलब ईवे बिल आप जैसे ही वो टाइम एक्सपायर होता है तो 8 घंटे के अंदर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो पहले नहीं, 8 घंटे के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। द वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी, from the time of expiry। ठीक है, for the purpose of this rule, relevant date shall means the date on which e-way bill has been generated, and the period of validity shall counted from the time at which e-way bill has been generated, and each day will be counted at the period expiring at midnight of the day immediately following the day of generation of e-way bill। तीनों लाइन ध्यान से सुनो, relevant, क्योंकि ये जो टाइम मिला आपको e-way bill वैलिडिटी का एक दिन या एक एडिशनल दिन, ये relevant date से मिलेगा। ओके, वन डे फ्रॉम relevant date। अब ये जो वन डे फ्रॉम relevant date है या एडिशनल जो है, ये जो कैसे काउंट करोगे आप, तो इट शैल मीन द डेट ऑन व्हिच e-way bill has been generated, पहला e-way bill जनरेट होगा वो डेट से, and period of validity shall be counted from the time when e-way bill has been generated। जब e-way bill जनरेट हुआ वो वहां से पीरियड कैलकुलेट होगा, and each day will be counted, हाँ हर दिन कब काउंटेड होगा, at the period expiring at midnight of the day immediately following the day of generation of e-way bill। अब ये पॉइंट आप समझ लो, अगर मैंने आज 1 बजे अपना कंसाइनमेंट रिमूव किया और e-way bill जनरेट करूंगा तो मेरा एक दिन कब खत्म होगा, तो कल दोपहर को 1 बजे नहीं, कल दोपहर को 12 बजे मिडनाइट में एक दिन खत्म होगा। सुनो, कल दोपहर को 12 बजे मिडनाइट में एक दिन खत्म होगा, और वहां से मिडनाइट टू मिडनाइट ऐसा एक दिन चलते जाएगा। ठीक है, तो आज मैं सुबह 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कभी भी ई-वे बिल जनरेट करूं, मेरा एक दिन पहला वाला दिन मिडनाइट, कल के मिडनाइट को खत्म होगा, और वहां से फिर मिडनाइट टू मिडनाइट एक दिन चलते जाएगा। ये आप समझ रहे हो? तो इस तरह से काउंट किया जाएगा आपकी वैलिडिटी, और आपकी वैलिडिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैलिडिटी खत्म होने के बाद अगर आपका ट्रक पकड़ा गया तो बेटा तू तो दियो, और फिर पेनल्टी, कॉन्फिस्केशन, कन्वेंस का जो भी रहेगा वो आ जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, एक्सप्रेशन ओवर डायमेंशनल कार्गो शैल मीन्स अ कार्गो कैरिड एज सिंगल indivisible unit which exceed the dimensional limit as mentioned in motor vehicle rules। ओके ठीक है, बड़े कार्गो समझ लो, सिंपल वर्ड में ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब क्या बेटा, बड़े कार्गो जो यहाँ पे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ मैं डायग्राम जो है आपको निकालना है तो निकाल सकते हो। जैसे अगर आज डेट है और आज की डेट 15 अगस्त ले लेते हैं, 16 अगस्त, और ई-वे बिल जनरेट किया 1 PM को, ई-वे बिल जनरेट किया तो पहला दिन कब खत्म होगा बेटा, पहला दिन खत्म होगा हाँ 17 अगस्त को मिडनाइट 12 AM, ये पहला दिन रहेगा, वन डे। और इसके आगे फिर मिडनाइट टू मिडनाइट 12 AM, फिर वो 18, 19, तो फिर ये वन डे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये बढ़ते जाएगा, आप समझ, पहला दिन अगले ये मिडनाइट है, ओके मिडनाइट अगले दिन के मिडनाइट तक चलेगा, और फिर वो आगे बढ़ते जाएगा। सेकंड, फिर से समझ लो, अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है तो वो 20 किलोमीटर में भी क्लेम कर सकता है और वो 100 किलोमीटर में भी क्लेम कर सकता है। उसके लिए ओवर डायमेंशनल कार्गो या नॉर्मल कार्गो ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने चारों में ऐड करके रखा है। ओके, तो उसके लिए ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीचे एक सिंपल केस दिया है, मिस्टर रघु जनरेट ई-वे बिल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, डिस्टेंस 750 किलोमीटर। अच्छा, ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, प्रिज्यूम करना कुछ नहीं कहा है, तो 750 मतलब वन डे, 100 किलोमीटर पे एक दिन, यानी आपका टोटल 8 दिन जाएगा, 8 डेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद में क्लैरिफिकेशन, कंसीडर द सिचुएशन वेयर कंसाइनर हैंड ओवर द गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे।
to the transporter. However, assign the transport start the movement of goods on Monday. How would the validity of e-way bill calculated? अब समझ लो मैंने ट्रांसपोर्टर को e-way bill जनरेट करके फ्राइडे को दे दिया, उसने मंडे को ट्रांसपोर्ट चालू किया, तो e-way bill के कैलकुलेशन कब से हो गए? तो फिर वहाँ क्लैरिफिकेशन आया, it is clarified that validity of e-way bill start only after details in part B are updated by the transporter for first time. मैं क्या करूँगा, अगर मैं ट्रांसपोर्टर को दूंगा तो पार्ट ए कंप्लीट कर दूंगा, और पार्ट ए कंप्लीट करके मैं उसको कह दूंगा कि पार्ट बी तू कंप्लीट कर ले, और पार्ट तो अब मेरी ई-वे बिल की वैलिडिटी कब से चालू होगी? जिस दिन वो पार्ट बी कंप्लीट करेगा। तो यहाँ ट्रांसपोर्टर ने पार्ट बी जो मंडे को कंप्लीट करना चाहिए, एडवाइजेबल होगा। ओके, इन गिवन सिचुएशन कंसाइनर कैन फिल द डिटेल इन पार्ट ए ऑन फ्राइडे, हैंड ओवर द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर, एंड ट्रांसपोर्टर इज रेडी टू मूव द गुड्स एंड ही कैन फिल पार्ट बी। The assigned to the transporter can fill part B on Monday and validity will start from Monday. Okay, वो केस में वैलिडिटी मंडे से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 13, एक छोटी सी और डायमेंशनल कार्गो से रिलेटेड अमेंडमेंट थी, बाकी ई-वे बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है। तो यहाँ हमारा ई-वे बिल खत्म होता है। ठीक है बेटा, डन, चलिए।